देखो बेटा, यहाँ पे सीन ये है, स्पेसिमेन पेपर आपके जो थोड़ा बहुत अभी सिलेबस चेंजेस हुए हैं बिल्कुल उसके मुताबिक होगा। थोड़ा बहुत तो नहीं, मेजर चेंजेस हुए हैं, काफ़ी इलेक्ट्रिक फील्ड सारा हटा दिया और एलडीआर थर्मिस्टर उन्होंने डाला। फिर उसके बाद इसके अंदर उन्होंने पोलराइजेशन वेव्स में ऐड की, पार्टिकल फिजिक्स में नंबर ऑफ क्वार्क्स जो 3 थे वो 6 कर दिए, कुछ सिलेबस चेंजेस थे सारे इनकॉर्पोरेट करके इन्होंने यहाँ पे जो है वो आपको नए सिलेबस के मुताबिक पेपर बना के दिया था। उसमें पोलराइजेशन का भी क्वेश्चन है जो हम पहले भी ट्राई कर चुके हैं, ठीक है। बट द पेपर पैटर्न इज स्टिल द सेम, इट्स स्टिल अ 60 मार्क पेपर, 60 मार्क्स का पेपर है, वही 1 आवर 15 मिनट्स में करना है, वही फॉर्मेट है बिल्कुल, ठीक है। ये आपका डेटा गिवन है पेपर के अंदर, इसको एक दफ़ा कंपेयर कर लेना। आई गेस दे हैव मेड सम चेंजेस टू द डेटा दैट यू हैव बीन प्रोवाइडेड, बट फॉर यू आई डोंट थिंक इट वुड मेक अ डिफरेंस। इसकी वजह यह है कि जो इन्होंने नए कॉन्स्टेंट्स डाले भी हैं वो आपसे रेलेवेंट नहीं है। जैसे ये डाला है स्पेस फिजिक्स, A2 का चैप्टर है, तो ये आपसे रेलेवेंट नहीं है। सो आई थिंक जो डेटा में चीज़ें हैं वो आपसे रेलेवेंट नहीं है, तो उसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बट अगर फॉर्मूला को देख लो तो आई डोंट थिंक, आई कांट सी रियली एनीथिंग न्यू। बट अगर आप नोटिस करो तो बहुत कंसाइज कर दी इन्होंने लिस्ट ना। ये पहले 2 पेजेस पे होता था, तो वो क्या करते थे कि A2 और A1 से रिलेटेड, आई डोंट नो उन्होंने स्टेफान बोल्ट्जमैन कांस्टेंट यहाँ पे क्यों डाला है, क्योंकि ये तो A2 का चैप्टर है। बट जो डेटा और ए फॉर्मूला का जो पेज होता था वो AS और A2 का एक ही कॉमन होता था, और वो दोनों का उसमें कंबाइंड डेटा और फॉर्मूला होते थे। अब उन्होंने शायद चेंज ऐसा किया है कि ये सब एक पेज पे इसलिए आ गए और कम चीज़ें, बिकॉज अब आप देखो तो ये सारे बस वही फॉर्मूला हैं जो आपसे रेलेवेंट है, और सारी वही चीज़ें ऊपर गिवन है जो आपसे रेलेवेंट है, इररेलेवेंट कुछ भी नहीं दिया हुआ। although you have not seen Planck's constant और Stefan Boltzmann constant, ये तो definitely A2 का पार्ट है। इवन परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस भी आप यूज़ नहीं करते, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो फॉर्मूलाज जो हैं वो उन्होंने कुछ तो आपके लिए बिल्कुल डाले ही नहीं, तो उसको थोड़ा कंसाइज कर दिया। खैर, मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 1, सो स्टार्ट करते हैं पेपर, ठीक है। 11:16 हो है, कोशिश ये होगी कि 1 आवर 15 मिनट का पेपर है, हम 1 आवर के अंदर अंदर कर लें, या 1 आवर 15 मिनट में एग्जैक्ट कर लें। रिकॉर्डिंग स्टार्ट है, ठीक है जी, जी। लेट्स बिगिन। सो एक मिनट, मतलब एक छोटा सा काम मुझे करना है। राइट, ये छोटा सा एक काम मुझे करना है। चलो, अगर स्क्रीन मीन आगे कहीं गायब हो जाए तो मुझे बता देना, ताकि हम एक दफा उसको देख लें। बट अभी फिलहाल एवरीथिंग इज वर्किंग स्मूथ। सब लोगों ने तकरीबन ज्वाइन कर लिया, जो मिसिंग है उनको बोलो आ जाएं आप भी। बट यस, लेट्स स्टार्ट, ठीक है जी। तो हमारे पास सिचुएशन ये है कि आपको कह रहे हैं द स्पीड ऑफ अ ट्रांसवर्स वेव, स्पीड ऑफ अ ट्रांसवर्स वेव on a uniform string is given by this expression. Now this is not a formula that you have studied ये यूनिट्स का और मेजरमेंट्स वाला जो क्वेश्चन आता है अनसर्टेनिटीज वाला, उसमें कोई भी ऐसा फॉर्मूला दे देते हैं जो आपने नहीं भी पढ़ा होता। तो टी जो है वो टेंशन है। अब इसका मतलब क्या हुआ कि टेंशन क्या होती है, टेंशन एक टाइप की फोर्स होती है बेटा, तो इसका मतलब है इसका यूनिट न्यूटन याद रखना। फिर ऑब्वियसली उन्होंने कहा कि एल जो है वो आपकी लेंथ है, सो इसका यूनिट आपको पता होना चाहिए, व्हाट इज दैट, मीटर्स। और तीसरी चीज़ जो है वो आपके पास उसका मास है, एंड व्हाट इज दैट, मास का यूनिट होता है केजी। अब एन एक्सपेरिमेंट इज परफॉर्म टू डिटरमिन द स्पीड ऑफ द वेव, मेजरमेंट्स आर शोन। तो स्पीड को डिटरमिन करने के लिए टी, एल और एम उन्होंने मेजर किया, उनकी मेजरमेंट्स आपको दी हुई हैं। T2 सिग्निफिकेंट फिगर में, L3 सिग्निफिकेंट फिगर में, M1 सिग्निफिकेंट फिगर में, उनकी परसेंटेज अनसर्टेनिटीज प्रोवाइडेड है। एंड देन what they have done is they're saying कि आप डेटा को यूज करके वी कैलकुलेट कर रहे हो। दिस इज जस्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड मैथमेटिक्स, सिंपल, आप उसके अंदर डालो, कैलकुलेटर में वैल्यूज निकाल लो, लेकिन अप्रोप्रिएट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स यूज करने चाहिए, बाकी ये कुछ भी नहीं है। असल काम अगले पार्ट में होगा, तो जरा जल्दी से इसको कर लें। अगर कोई मुझे बता दे करके तो बहुत अच्छा हो जाएगा, वरना कैलकुलेटर मेरे पास ही पड़ा हुआ है, बट ये होगा कि टाइम बच जाएगा। सो 1.8। अब यहाँ पे क्योंकि मुझे मीटर्स पर सेकंड में करना है, तो ये सेंटीमीटर में तो नहीं काम आएगा ना, इसको मीटर्स में करना पड़ेगा। तो 126 टाइम्स 10⁻⁻² करना पड़ेगा, ठीक है, अपॉन व्हाट एल्स डू वी हैव, ग्राम्स में है आपका मास, ये भी प्रॉब्लम है, तो इसको भी केजी में करना पड़ेगा, और ये हो जाएगा 5.1 टाइम्स 10⁻⁻3। तो ये यूनिट्स रिलेटेड असल में था, ठीक है। सो यू मेक योर एडजस्टमेंट्स एंड यू कैलकुलेट दिस, व्हाट डू यू गेट।
आपका आंसर जो कैलकुलेटर में आएगा वो वाला भी मुझे बताओ, फिर देखते हैं हम उसे राउंड ऑफ क्या करेंगे। राउंडिंग ऑफ टू 21.08। 21.08 मीटर्स पर सेकंड। अब इसको मैं क्या लिखूंगा, देखो ये डाटा एल दिया हुआ टू सिग्निफिकेंट फिगर्स में, सॉरी टी, एल दिया हुआ थ्री सिग्निफिकेंट फिगर्स में, और एम दिया हुआ टू सिग्निफिकेंट फिगर्स में। अब जो बेसिक रूल है वो ये कहता है कि जो आपका लीस्ट अमाउंट ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, जैसे इस केस में टू और टू, तो आप उतने में ही अपना आंसर दें, या एक बढ़ा के भी दे सकते हैं, थ्री में देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, 221.1 भी लिख सकते हैं, बट मोस्ट आइडियल है इसके 21 ही लिखें। ठीक है बेटा। अब वो कह रहे हैं यूज योर आंसर इन ए, use your answer in A and the data in table 1 to calculate the absolute uncertainty, calculate the absolute uncertainty in B। ठीक है। अब absolute uncertainty निकालने के लिए 2 मार्क का इन्होंने क्वेश्चन दिया है। तो बेसिकली मल्टीप्लिकेशन डिवीजन का है फॉर्मूला, बी जब निकाल रहे हैं मल्टीप्लिकेशन डिवीजन करके आ रहा है, एंड व्हाट इज द रूल दैट यू नीड टू रिमेंबर अबाउट दैट, द रूल आई विल राइट इन रेड एंड देन द कैलकुलेशंस विल डू विद ब्लू। द रूल इज प्रीटी सिंपल, परसेंटेज uncertainty of V should be equal to the sum of percentage uncertainty of T plus percentage uncertainty of L, क्योंकि T और L, और फिर percentage uncertainty of M भी, percentage uncertainty of M। ये सारी चीजें ट्रू हैं, लेकिन एक बात है कि तीनों की पावर क्या है, 1/2 1/2 1/2, क्योंकि सब पे अंडर रूट लगा हुआ है। अब तीनों को 1/2 से मैं अलग अलग क्यों मल्टीप्लाई करूँ, कांट आई जस्ट डू दिस, ऐसे कर सकता हूँ ना, इससे मेरा काम बच जाएगा, राइट। तो पहले तो मैं बी की परसेंटेज अनसर्टेनिटीज, क्योंकि यहाँ पे सबकी गिवन है, तो जल्दी जल्दी से यहाँ पे डाल के निकाल जाए। अब ये हो जाएगा 1/2, एंड देन ये आ रहा है जी 5%, और ये आ रहा है जी 1%, और ये आ रहा है जी 2%। तो 5 1 और 2 कितना होता है 8, और 8 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो जाता है 4%। अब ये आ रही है बी की परसेंटेज अनसर्टेनिटी। अब आप इसको परसेंटेज अनसर्टेनिटी को एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी में कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो इसका सिंपल, बड़ा सिंपल सा बात है भाई, व्हाट इज 4% ऑफ 21, द क्वेश्चन इज प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड। 4% ऑफ 21 क्या है, या आप ये कह लो कि आपका जो ये आंसर आया था पीछे, जो आपका नॉन राउंडेड ऑफ वर्जन है उसको यूज करते हैं हमेशा, ठीक है, अगले पार्ट में। सो इसका 4% ऑफ 21.1 21.08 क्या है, सो विल फाइंड आउट 0.004 को हम ले लेते हैं और मल्टीप्लाई कर देते हैं अपने पिछले पार्ट के आंसर से, और ये आ रहा है कुछ तकरीबन 0.08432। अब ये प्लस माइनस मेरी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है, लेकिन इसको लिखना ऐसे ही चाहिए जितना मैं उसको लिख रहा हूँ। जैसे मैंने उसको लिखा टू सिग्निफिकेंट फिगर्स में और टू द नियरेस्ट यूनिट लिख रहा हूँ, तो इसको भी मुझे कोशिश करनी है कि भाई टू द नियरेस्ट यूनिट लिख सकें, लेकिन यू कैन से कि यहाँ पे ऑलमोस्ट इसको टू द यूनिट लिखना जो है वो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, क्योंकि फिर वो जीरो हो जाएगा। देखो इसको मैं अगर राउंड ऑफ करूंगा टू द नियरेस्ट यूनिट, तो ये तो हो ही नहीं पाएगा, राइट, अनलेस मैंने कोई गलती की है यहाँ पे। 4, अच्छा मैंने एक जीरो एक्स्ट्रा लगा दिया, सॉरी सॉरी सॉरी, 0.04 से मल्टीप्लाई करना था, मैंने 0.004 से कर दिया। तो यहाँ पे ये जो है ना, एक जीरो यहाँ से हटा दो, ये असल में ये आंसर आ रहा है, ठीक है। हाँ, अब बात कर सकता हूँ, अब मुझे इसको कैसे लिखना चाहिए, देखो ये टू द नियरेस्ट यूनिट है, तो वो भी टू द नियरेस्ट यूनिट लिखने की कोशिश करो, ठीक है। हाँ हाँ बेटा, ऐसा ना, आप सही कह रहे हो, आपने चैट में जो बात लिखी है बिल्कुल ठीक है। 4/102 जो 21, यस आप कर सकते हो। So, इसको क्या लिखना चाहिए, इसको लिखना चाहिए +-1, दैट इज द बेस्ट वे, ठीक है। वरना इवन अगर आप 0.8 भी लिख दो तो उसमें भी कोई मसले की बात नहीं, +-0.8 लिख दो ये भी ठीक है, +-1 लिख दो तब भी ठीक है। बट कोशिश ये करो कि एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी को हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि वन सिग्निफिकेंट फिगर में ही आंसर दिया जाए, ज्यादातर यही कोशिश होती है हमेशा। लाइक इट्स एन अनसेट रूल, इट्स नॉट लाइक कि ये सेट इन स्टोन है, बट एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी को जितना कोशिश करें वन सिग्निफिकेंट फिगर में दें तो वो ज्यादा बेहतर तरीका है, ठीक है। यूजुअली नाउ दैट वन सिग्निफिकेंट फिगर इज द लास्ट डिजिट जो कि आपका वैल्यू में आ रहा होता है। अब ये वैसे टू द नियरेस्ट यूनिट है, लेकिन मैंने फिर भी 1 डेसिमल प्लेस में लिख दिया, मैं इसको 1 भी जीरो, ये 0.8 को 1 भी लिख देता तो भी कोई मसला नहीं है, +-1 भी लिख दो, दैट्स ऑल्सो ओके प्रीटी मच, ठीक है। अच्छा, डिफाइन एक्सेलरेशन, एंड दिस इज प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड, डेफिनेशंस पे ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करना, आपको याद होनी चाहिए। दिस इज रेट ऑफ चेंज ऑफ
वेलोसिटी। नाउ द क्वेश्चन इज मोस्टली अबाउट प्रोजेक्टाइल मोशन, या फिर इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, चेंज ऑफ वेलोसिटी अपॉन टाइम, ये भी लिख सकते हो। खैर, अ बॉल इज किक्ड फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल ग्राउंड, सही है, towards a vertical wall and the angle is 28 and the speed is v. The horizontal distance is 24 between the wall and from where the ball is kicked, and initial velocity v है with an angle of 28 to the horizontal. The ball hits the top of the wall. The ball hits the top of the wall when the ball इस जगह पे जाके hit कर रही है, ठीक है। टाइम ऑफ 1.5 सेकंड्स, तो ये ऊपर वहाँ डायग्राम में दी हुई ये बात देख लेना। एयर रेजिस्टेंस इज नेग्लिजिबल, दैट इज कस्टमरी, वो ऐसे हमेशा बताते हैं कि हम एयर रेजिस्टेंस वाली कैलकुलेशन प्रोजेक्टाइल मोशन में डालते भी नहीं। तो अब वो कह रहे हैं कि इनिशियल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी निकालना, और वो क्या होगा, बहुत ही आसान, v cos 28। लेकिन अब यहाँ पे एक बात तो आपने रियलाइज कर ली होगी, v तो है नहीं, तो फिर कैसे निकालें, v तो है नहीं, ये तो है नहीं, तो ये ऐसे तो नहीं हो पाएगा। अब इसको ऐसे कर लेते तो उसमें कोई मसला, अगर होता तो फिर तो कोई इशू नहीं था, बात एक्सप्रेशन तो गलत नहीं है, बट उससे फाइंड आउट नहीं हो सकता। सो व्हाट कैन यू डू, वेल, इस बात को रियलाइज करो कि भाई आपको हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट चाहिए वेलोसिटी का, जो कि चेंज नहीं होता, जो कि कांस्टेंट रहता है। मतलब हॉरिजॉन्टल स्पीड जो है वो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस और टाइम से आ सकती है। कैन आई से, क्योंकि ये स्पीड कांस्टेंट रहती है तो इसलिए हम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस अपॉन टाइम से ये काम कर सकते हैं। और ये 1 मिनट में हो जाएगा, जल्दी जल्दी से निकालो। 24/1.5, व्हाट डू वी गेट, 16। 16 हमारा आंसर है, राइट, ठीक हो गया। अमाज जहां तक का मोशन दिया हुआ है, हमें देखो इनकम्प्लीट या कंप्लीट होना इतना मैटर नहीं करता। देखो ये 24 का जो डिस्टेंस ट्रेवल हुआ है, दैट हैज बीन कंप्लीटेड इन अ टाइम ऑफ 1.5 सेकंड। अब ये मोशन आप कंप्लीट हो इनकम्प्लीट हो, यहाँ पे रुक जाती बॉल, इट डजंट रियली मैटर। वो उन्होंने ये नहीं कहा कि वो बॉल ग्राउंड को आगे हिट करी 1.5 सेकंड में, जितनी दूर गई है बॉल उसी का टाइम उन्होंने दिया है। तो जितनी दूर गई है, जो डिस्टेंस ट्रेवल किया और जो टाइम उसी का ही दिया हुआ है, तो जाहिर सी बात है उनको डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। कंप्लीट या इनकम्प्लीट मोशन होने से फर्क नहीं पड़ता। ये देखो कि उन्होंने जो टाइम दिया वो उसी चीज का दिया हुआ है जो वो मोशन दिखा रहे हैं, ठीक है। नाउ जी आपको शो करना है इनिशियल वर्टिकल कंपोनेंट वी वाई को शो करना है कि 8.5 आएगा। अब ये कैसे शो करेंगे आप, मेरे ख्याल से क्योंकि अब आपके पास वी एक्स आ चुका है, तो ऊपर वाली जो एक्सप्रेशन जिसको पहले हमने यूजलेस करार दे दिया था, अब वो हमारे काम आ सकती है। उससे पहले आप वी निकाल लें और फिर वी से आप वी वाई निकाल लें। तो पहले तो मैं बोलता हूँ यार वी एक्स वी कॉस 28 के इक्वल है, इसमें वी एक्स तुम्हारा 16 है, वी अननोन है, कॉस 28 यहाँ से वहां जाके करो, और 16 डिवाइड बाय कॉस 28 से आपके पास क्या आएगा, वी एक्स की वैल्यू आ जाएगी, सॉरी वी की वैल्यू आ जाएगी, और वी की वैल्यू आ रही है 18.12 meters per second. Now you want to find out Vy, which is V sin 28. So आप पिछले पार्ट का आंसर अलग से ना लिखो और अपना वो आंसर का बटन ही दबा दो तो बेहतर है। सो वी वाई आ रहा है आंसर sin 28. What do we get? We get 8.507, जो कि pretty much हमने शो कर दिया कि 8.5 आ रहा है टू सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है भाई, आसान क्वेश्चन चल रहा है अभी तक। अब वो कह रहे हैं कैलकुलेट द टाइम टेकन फॉर द बॉल, कैलकुलेट द टाइम टेकन फॉर द बॉल टू रीच मैक्सिमम हाइट। अब वो कोई और बात कर रहे हैं, अब वो टाइम नहीं मांग रहे जो उन्होंने दिया हुआ है। उन्होंने टाइम दिया था मैं पूरा बॉल तक पहुंचने के लिए, इन्होंने बोला है कि आप बॉल का वो टाइम निकालें जो इसको यहां पहुंचने में लगता है। इधर तक जाने में बॉल को कितना टाइम लगेगा। अब इसको रियलाइज करें कि जब आप वर्टिकल हाइट, जब आप मैक्सिमम हाइट पे पहुंचते हैं तो उसमें क्या स्पेशल बात होती है, उसमें स्पेशल बात ये होती है कि वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो वैसा का वैसा ही होता है, ये तो वी एक्स ही है, बट वी वाई इक्वल टू 0 होता है। ये मसला होता है सारा, वी वाई एग्जिस्ट ही नहीं करता, इट्स काइंड ऑफ 0, राइट। सो इस बात को यूज करके हम निकाल सकते हैं। इनफैक्ट वी ऑल्सो नो वन थिंग, वर्टिकल एक्सेलरेशन की भी हमें पता होती है हमेशा। वर्टिकल एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन ऑफ फ्री फॉल लेंगे हम,
वो होती है जी 9.81 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर, और इनफैक्ट उसके साथ माइनस साइन लगाएंगे क्योंकि डीसेलेरेशन। ठीक है, ये हो गई वर्टिकल एक्सेलरेशन। फाइनल वर्टिकल कंपोनेंट क्या है? फाइनल वर्टिकल वेलोसिटी कितनी है? 0। और इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी कितनी है? इनिशियल की वैल्यू आपने पिछले पार्ट में शो भी करके दी है, उसको आप यू बोल लें, और वो कितनी है? 8.5 मीटर्स पर सेकेंड। इस बात को इस्तेमाल करते हुए आपने सब निकालना क्या है, इस इंफॉर्मेशन को यूज करके टाइम निकालना। सो व्हाट इक्वेशन फिट्स है? प्रीटी इजीली यहाँ पे v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी फिट हो जाएगी। टाइम यहाँ से निकालना है आपको, अब आराम से निकाल लेंगे। सो v आप डालेंगे 0, u आप डालेंगे 8.5। बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि देखो, एक चीज पहले पॉजिटिव थी और अब वो 0 हो रही है, वो कम हो रही है, डीसेलरेट हो रही है, तो वो 9.81 नेगेटिव डले, वरना फिर इक्वेशन में सही आंसर नहीं आएगा। इसको मल्टीप्लाई बाय टी कर दिया, बस यहाँ से फाइंड आउट करना है, आंसर आ जाएगा। 8.5 डिवाइड बाय 9.81 कर दो। सर आप डायग्राम दिखा सकते हैं? डायग्राम जी जी बिल्कुल दिखा रहा हूँ। अब यहाँ पे टाइम मेरे पास आ रहा है बेटा, t इज इक्वल टू 0.8664, जिसको मैं यहाँ पे राउंड ऑफ करके लिख दूंगा 0.87। होपफुली दैट इज राइट, बिल्कुल सही आ रहा है जी। बेटा डायग्राम देखो, डायग्राम में सिर्फ इतनी सी बात शो की गई कि मैक्सिमम हाइट पे जब कोई चीज पहुंचती है तो क्या होता है? मैक्सिमम हाइट पे जब वो चीज पहुंची तो उसकी वर्टिकल वेलोसिटी का कंपोनेंट 0 हो जाता है जी। एक सर सवाल और आ गया। एक्सलरेशन तब माइनस 9.8 लेते हैं जब फ्री फ्री फॉल हो के बाउंस ऊपर हो, लेकिन इसमें तो तो जब किक चीज हुई है ऊपर जा बॉल। रही हो ना, सिंपल, जब भी कोई चीज फ्री फॉल में है या प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर आप वर्टिकल मोशन का एनालिसिस कर रहे हो, चीज ऊपर की तरफ जा रही है, राइट, तो डिसेलेरेशन होगी ना बॉल की ऊपर जाते हुए। सर बट यहाँ पे एक- तो किक किक किया, तो किक की तो अपनी वो एक्सलरेशन होगी, नहीं, किक ये फ्री फॉल से तो नहीं। किक वाली जो फोर्स है, द किक फोर्स इज ओनली बीइंग एक्सर्टेड व्हाइल द बॉल इज इन कांटेक्ट विद योर फुट। व्हेन द बॉल लीव्स योर फुट, अब क्या आप उस पर आप फोर्स लगा रहे हो? आपने तो एक मोमेंटरी फोर्स लगाई, यू किक द बॉल एंड नाउ इट्स गॉन। नाउ वंस द बॉल इज अप इन द एयर, द ओनली फोर्स एक्टिंग ऑन इट इज ग्रेविटी। यू आर नो लॉन्गर अफेक्टिंग द बॉल एनीमोर। आपने एक किक मारी, वो हो गया काम। अब आगे वो सिर्फ लॉज ऑफ फिजिक्स को फॉलो करते हुए सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटी उसे अफेक्ट करी है, और उसकी वजह से एक परफेक्ट प्रोजेक्टाइल मोशन में वो जा रही है। ये रेजिस्टेंस को भी हमने इग्नोर कर दिया। सो योर किक डज नॉट मैटर, योर किक ओनली डिटरमिनेट के बॉल की इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी। उसके बाद आगे आपकी किक और बॉल का इनिशियल एंगल क्या होगा, उसके आगे आपकी किक का कोई लेना देना नहीं है। अब जो बॉल पे फोर्स एक्ट कर रही है, यहाँ पे ले लो, यहाँ पे ले लो, यहाँ पे ले लो, इधर ले लो, कहीं भी ले लो, बॉल पे एक ही फोर्स एक्ट कर रही है, और वो है उसका वेट, नथिंग एल्स। सिर्फ और सिर्फ उसका वेट एक्ट कर रहा है, और सिर्फ वेट ही एक्ट कर रहा है, तो इसकी बॉल की एक्सेलरेशन क्या होगी? -9.81। अब माइनस साइन क्यों? क्योंकि जब कोई चीज ऊपर जा रही है तो फोर्स डाउनवर्ड्स लग रही है, विच मींस कि वो उसे डिसेलरेट करवाएगी, तो इसलिए माइनस, डायरेक्शन उल्टी है इसकी, -9.81। अली ने पूछा है कि 18.2 किसकी वेलोसिटी है? 18.12 बेटा उसकी रिजल्टेंट वेलोसिटी थी किक होने वक्त। मतलब रिजल्टेंट वेलोसिटी जब उसे किक किया था, v की वैल्यू 18.12 थी, जो सवाल में v दिया हुआ है। इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी हमने निकाला और वर्टिकल कंपोनेंट भी निकाला। वर्टिकल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हमने टाइम और डिस्टेंस के थ्रू निकाला था कि 16 आ रहा है, और वर्टिकल कंपोनेंट निकाला था कितना? वर्टिकल कंपोनेंट क्या निकाला था? 8.5 शो किया था यहाँ पे, और हॉरिजॉन्टल यहाँ निकाला। ठीक है बेटा, सो आई होप यहाँ पे चीजें क्लियर है। कैन आई मूव फॉरवर्ड? यस। अब मजेदार सवाल आ गया, वर्टिकल वेलोसिटी का ग्राफ बनाना चाहते हैं भाई वो। चलो भैया जरा गौर से सवाल को पढ़ो। किक्ड एट टाइम 0, ठीक है, assume vertical velocity of the ball is positive। क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं vy जो है वर्टिकल वेलोसिटी इज पॉजिटिव इन अपवर्ड्स डायरेक्शन। अपवर्ड्स को पॉजिटिव अज्यूम करें और डाउनवर्ड्स को इसलिए नेगेटिव अज्यूम करेंगे। कह रहे हैं जी अब आप v वर्सेस t का ग्राफ बनाएं until the ball hits the wall। ठीक है जी, अब यहाँ पे कुछ वैल्यूज दी हुई इन्होंने, थोड़ा सा प्रॉब्लम ये बन रहा है, लेकिन इतना प्रॉब्लम होना चाहिए नहीं। आखिरी वाली वैल्यू हमें निकालनी नहीं पड़ेगी, हमें इनिशियल वाली वैल्यू पता है। वी वाई का ग्राफ बना रहे हैं ना, वी एक्स को हम देखना चाह रहे हैं,
और ना ही हम ओरिजिनल जो जो रिजल्टेंट v है वो उसको भी नहीं देख रहे, हम सिर्फ vy को देख रहे हैं। अब vy की इनिशियल वैल्यू क्या आई थी बेटा, आपने निकाली थी यहाँ पे 8.5 निकाली थी, यहाँ पे उन्होंने क्वेश्चन में भी दी हुई थी। सो द व्हाट हैपेंस विद vy, वैसे जनरली एक आइडिया लेते हैं, vy शुरू में 8.5 है, जाते जाते वो कम होता रहता है। क्यों कम होता है? क्योंकि एक्सेलरेशन डाउनवर्ड्स है, ये वाला कंपोनेंट वेलोसिटी का कम होता रहेगा, यहाँ पे आगे जीरो हो जाएगा, फिर vy दोबारा बढ़ना शुरू होगा क्योंकि अब बॉल नीचे की तरफ आ रही है। अब यहाँ पे vy की क्या वैल्यू है कोई नहीं जानता, लेकिन कोई मसला नहीं है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनना है, इसलिए हमें कोई टेंशन ही नहीं है। क्या है? यूनिफॉर्म, यहाँ पे डिसेलरेशन और यहाँ पे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, या आप ये कह सकते हो कि थ्रू आउट ही डिसेलरेशन है, क्योंकि ग्राफ में बस ऊपर से नीचे ही जाना है, एक्सेलरेशन इज ऑलवेज डाउनवर्ड, सो द ग्राफ विल हैव अ कांस्टेंट ग्रेडियंट। ठीक है, और वो ग्रेडियंट की वैल्यू क्या होनी चाहिए? ग्रेडियंट की वैल्यू 9.81 होनी चाहिए, बिकॉज वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो ग्रेडियंट होता है वो एक्सेलरेशन होता है ना, तो -9.81 हमारा ग्रेडियंट होना चाहिए। ग्रेडियंट भी मेजर करने की जरूरत नहीं है, आपको ये पता है कि जब बॉल की वैल्यू, अच्छा अब सिंपल कुछ वैल्यूज हैं हमारे पास, जब बॉल इनिशियली टाइम जीरो था, जब टाइम था जीरो, तो वी वाई की वैल्यू क्या थी? 8.5। एक बात आपको ये पता है। सेकेंडली आपको ये पता है कि जब वी वाई की वैल्यू थी जीरो इस पोजीशन पे, राइट, तो उस वक्त टाइम क्या हो रहा था? अभी हमने निकाला 0.87, याद है? तो इन दो पॉइंट्स की मदद से पहले एक सीधी लाइन तो खींचे, फिर उस सीधी लाइन को सिर्फ एक्सटेंड ही करना है। तो 0,8.5, आई विल ड्रॉ दिस हियर, 0,8.5 कहाँ बनेगा? ये हो गया 6, ये हो गया 7, ये हो गया 8, ये हो गया 8.5, ये हो गया 0,8.5। और उसके बाद 0.87 कहाँ पे होगा? तो यहाँ पे 0.9 है, जिसका मतलब है ये हो गया 0.82, 84, 86, 88, ठीक है, 0.87 होगा यहाँ पे, यहाँ पे 0.87 होगा, और यहाँ पे v की वैल्यू हो गई थी, vy की वैल्यू हो गई थी 0, तो यहाँ पे बनेगा पॉइंट। अब ये स्ट्रेट लाइन बनती है, आपने बनाई यहाँ तक स्ट्रेट लाइन, अब आगे कोई मसला ही नहीं है, आपको पता है कि बॉल ने जब नीचे भी आना है तो भाई उसकी वही एक्सेलरेशन रहनी है, सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट, जस्ट कीप द ग्राफ गोइंग। लेकिन आपने उस टाइम तक बनाना है जहां पे बॉल आके बॉल को हिट करती है, तो ग्राफ वहीं तक एक्सटेंड करो जहां तक बॉल जो है वो बॉल हिट कर देती है उसको। तो कहां पे आके बॉल ने हिट किया था? 1.5 सेकंड पे हिट किया था ना, तो मैं ग्राफ को एंड तक नहीं लेके जाऊंगा, बल्कि जहां 1.5 सेकंड आ रहे हैं वहां पे रोक दूंगा। So I have a straight line graph. I didn't bother to calculate the last value of v. मतलब मैंने इसकी ये वाली वैल्यू निकालने की कोशिश नहीं की, बस मैं ग्राफ स्ट्रेट कंटिन्यू किया एंड आई ट्रस्ट द ग्रेडियंट कि भाई वो मुझे सही जगह ही लेके जाएगा। सो दिस इज द ग्राफ, सिंपल। अब कोई चीज जब आप वर्टिकली ऊपर फेंकते हो और नीचे आती है तो उसका भी वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऐसा ही बनता है, और हमने उसके ऊपर बहुत डिटेल्ड लेक्चर लिया हुआ है 2 दफा, एक दफा भी नहीं 2 दफा, रिवीजन में भी और बाद में भी। ऑल द ग्राफ्स आर इन योर नोट्स एज वेल। अब प्रोजेक्टाइल मोशन का जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो बिल्कुल फ्री फॉल वाली वेलोसिटी की तरह ही बिहेव करता है, वर्टिकल वेलोसिटी वाला। सो दैट इज द एग्जैक्ट सेम ग्राफ। यू हैव सम इनिशियल वेलोसिटी जिससे आपने थ्रो किया, मैक्सिमम हाइट पर वही वेलोसिटी जीरो हो गई, और फिर वो वेलोसिटी नेगेटिव में क्यों बढ़ रही है? सॉरी, नेगेटिव में क्यों बढ़ रही है? क्योंकि वो नीचे की तरफ बढ़ रही है। और जब वॉल को हिट किया तो टाइम हो रहा था 1.5, इन्होंने यहाँ बताया, तो मैंने बस 1.5 तक ही ग्राफ को लेके गया हूँ, मैं आगे यहाँ नहीं लेके गया ग्राफ को, वरना फिर वो बोलते भाई ये कहाँ पे आप लेके जा रहे हैं। अब कुछ और क्वेश्चन है ग्राफ रिलेटेड, अच्छा मजेदार क्वेश्चन है प्रोजेक्टाइल मोशन का, हर चीज कवर की इन्होंने ऑलमोस्ट। कैलकुलेट द मैक्सिमम हाइट अबव द ग्राउंड ऑफ द बॉल। सो क्या निकालना है आपने? अब आपको जो निकालना है वो ये निकालना है, ये हाइट निकालनी है। अब ये हाइट आप कैसे निकालेंगे? आपके पास टाइम है मैक्सिमम हाइट तक जाने का, आपके पास एक्सेलरेशन है मैक्सिमम हाइट तक जाने की, आप उसे डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला लगाएं और यूज कर लें। एक और आसान तरीका भी है यहाँ पे, ग्राफ आपने ऊपर बनाया, ग्राफ कितना आसान होता है यूज करना। देखो भाई ये जो ग्राफ है, व्हाट इज दिस? इट्स अ ग्राफ दैट इज शोइंग वेलोसिटी वर्सेस टाइम। अब वर्टिकल वेलोसिटी को शो कर रहा है ये ग्राफ, ये वर्टिकल वेलोसिटी का ग्राफ है, तो इसका जो डिस्टेंस होगा, सॉरी इससे जो डिस्टेंस निकलेगा वो वर्टिकल डिस्टेंस होगा। और वेलोसिटी के ग्राफ से डिस्टेंस कैसे निकालते हैं यार? एरिया से। कौन सा एरिया लेना है? सिर्फ वो एरिया जिस दौरान बॉल ऊपर जा रही है। सो इफ आई फाइंड दिस एरिया, इफ आई फाइंड दिस एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल जो कि ऊपर वाली साइड पे है,
तो मेरे पास वो डिस्प्लेसमेंट आ जाएगी जो बॉल ने ऊपर की तरफ कवर की है. सो आई कैन गेट द मैक्सिमम हाइट ऑफ द बॉल. बट आई कैन ऑल्सो यूज इक्वेशंस सच एज S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. इसमें आप a की जगह -9.81 डाल दोगे, t की जगह आप 0.87 डाल दोगे, u की जगह आप 8.5 डाल दोगे. इससे भी कर सकते हो, ग्राफ से भी कर सकते हो. बल्कि मैं काम करता हूँ, दोनों तरीके से करके देख लेते हैं और आंसर कंपेयर कर लेते हैं कितना डिफरेंस आ रहा है. सो विद द ग्राफ अगर मैं एरिया से करता हूँ तो वो हो जाता है हाफ इंटू 0.87 टाइम वाली जो बेस है और हाइट है 8.5. इससे आंसर आता है बेटा क्या, इससे क्या आता है निकालें. हाफ इंटू 0.87 इंटू 8.5 और ये आ रहा है 3.69, जो कि मैं इसे कह लूंगा 3.7. बस अपना आंसर लिख के फारिग कर. ऐसी को यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से भी करके देख लो. ये है इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी, टाइम है 0.87 प्लस हाफ इंटू -9.81 टाइम 0.87 का स्क्वायर. यहाँ पे टी स्क्वायर आ गया. इस पूरी चीज को कैलकुलेटर में डालो, उससे भी यही आंसर आना चाहिए होपफुली. 0.85 इंटू 0.87, सॉरी 8.5 इंटू 0.87 एग्जैक्ट ऑलमोस्ट वही आंसर आ रहा है, बस सेकंड डेसिमल पे जाके फर्क आ रहा है. नहीं बेटा नहीं नहीं नहीं, ऐसा ना आपने लिखा है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस. नहीं, ग्राफ किस चीज का है, वी वाई का ग्राफ है ना, वी वाई का ग्राफ है बेटा. तो वी वाई तो वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी है. तो वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी का अगर आप बना रहे हैं, वर्टिकल कंपोनेंट वेलोसिटी का ग्राफ बना रहे हैं, तो उससे जो डिस्टेंस मिलेगा या डिस्प्लेसमेंट मिलेगी वो भी वर्टिकली मिलेगी. अगर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का ग्राफ होता, जो कि बाय द वे होता ही हूँ, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का ग्राफ तो सिंपली ये होता, क्योंकि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो चेंज ही नहीं होता, तो उसके अंडर जो एरिया होता वो आपको हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस देता. ठीक है. और अगर रिजल्टेंट वेलोसिटी का ग्राफ होता तो फिर वो आपको एक्चुअल डिस्टेंस प्रोवाइड करता कि वो उसने कितना ट्रेवल किया बॉल. ठीक है, डिस्प्लेसमेंट बता देता. सो दोनों से उससे 3.69 आ रहा है, उससे 3.68 आ रहा है. इन द एंड व्हाट डू यू गेट 3.7 एज टू सिग्निफिकेंट फिगर्स. चलें, अब जरा जल्दी जल्दी से आगे चलते हैं, थोड़ा सा स्लो डाउन हो रहे हैं हम, थोड़ा सा स्पीड बढ़ाते हैं. मैक्सिमम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉल कह रहे हैं 22 जूल्स है. मास ऑफ द बॉल निकाल दें. जाहिर सी बात है मैक्सिमम हाइट पे बॉल की एनर्जी वो कितने कह रहे हैं 22 जूल्स है. मास आपने निकालना है, हाइट आप ऑलरेडी पता कर चुके हैं कितनी है 3.7. बस अब आप यूज करें और आंसर निकालें जल्दी से. सो जी 22 डिवाइड बाय 9.81 मल्टीप्लाई बाय 3.7 क्या आ रहा है जी 0. गलती कर रहा हूँ क्या, नहीं नहीं तो गड़बड़ की है. सही कैलकुलेशन की है ना मैंने, कोई यहाँ गलती तो नहीं की है, सही कर रहा हूँ ना. मेरा 0.23 आ रहा है आंसर, सही आ रहा है. हाँ सॉरी सॉरी सॉरी, 3.7 की जगह 9.7 लिख. वो मैं कहूँ मार्किंग स्कीम से मैच नहीं कर रहा. 0.606 आ रहा है भाई, 0.606. ठीक है, ये मास आया. इसको टू सिग्निफिकेंट फिगर में लिखोगे तो 0.61 हो जाएगा, जो कि मार्किंग स्कीम में लिखा हुआ है. अच्छा जी, देन कीप गोइंग फॉरवर्ड. अ बॉल ऑफ ग्रेटर मास इज किक्ड सेम वेलोसिटी एज द बॉल. एयर रेजिस्टेंस अभी भी नेग्लिजिबल है. अफेक्ट if any on the increased mass on the time taken, effect on the time taken to reach maximum height. बहुत जबरदस्त सवाल है. अब सारी बातें ये होती हैं कि आपको गौर करना होता है कि किस बारे में सवाल है. टाइम का आपने बताना है, टाइम बढ़ेगा या कम होगा, किस चीज का टाइम, कहां तक पहुंचने का टाइम, मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने का टाइम. अब आपने जो कैलकुलेशंस किए उसके थ्रू आपने कहीं रास्ते में ये रियलाइज किया होगा कि टाइम किन चीजों पर डिपेंड कर सकता है. डू यू रिमेंबर टेकिंग सॉल्विंग दिस पार्ट. मैंने आपको ये बात बहुत एक दफा से स्ट्रेस दिया था, समझाया था, बड़ी लंबी मैंने स्पीच की थी. मैंने कहा था एंड में जो पार्ट आता है वो आपके ऊपर कैलकुलेशन रिलेटेड पार्ट ही होता है. इफ यू जस्ट फाइंड आउट वेयर यू फाउंड द टाइम, हाउ डिड यू फाइंड इट. आपने जब टाइम निकाला था इस पार्ट में निकाला था. अब वो डिपेंड कर रहा है किन चीजों पर, देख लेते हैं जरा. ये रहा आपका टाइम निकालने वाला फॉर्मूला जिससे आपने टाइम निकाला. इसके अंदर आपकी इनिशियल वेलोसिटी कह रहे हैं सेम है. इनिशियल वेलोसिटी
सेम उन्होंने रखी है, उन्होंने कहा सेम वेलोसिटी से बॉल को हिट किया गया। टाइम आप देखना चाह रहे हैं किन चीजों पर डिपेंड करता है, टी को सब्जेक्ट बना लो तो जाहिर सी बात है फाइनल वेलोसिटी तो जीरो ही होगी, इनिशियल वेलोसिटी जो है वो तो चेंज हो नहीं रही। और एक और चीज क्या है यहाँ पे, एक्सेलरेशन पे आती है बात। अब आपको ये जवाब देना है बेटा कि एक्सेलरेशन ऑफ फ्री फॉल जो 9.81 है, क्या वो किसी दूसरी बॉल के लिए कोई और होगी एक्सेलरेशन? टेल मी दिस। ये जो एक्सेलरेशन 9.81 है, हर बॉडी के लिए 9.81 ही होती है जब वो फ्री फॉल में होती है, या फिर हर बॉडी की अलग अलग आती है? उस बॉडी की कुछ और होगी, 9.81 नहीं होगी, 9.81 ही होगी ना, यही बात है ना, इसीलिए हमारे सवाल में यूज कर रहे होते हैं। क्यों? यस एंड उसकी पूरी रीजन भी हमने एक्सप्लेन की हुई है कि जब वाहिद फोर्स ही वेट होती है, जब आप कहते हो कि भाई वाहिद फोर्स ही डब्ल्यू है और वो रिजल्टेंट फोर्स के बराबर है, तो आप कहते हो भाई एम जी इज इक्वल टू एम ए हो जाता है, और एम कट जाता है तो एक्सेलरेशन हमेशा जी के बराबर है, तो उस वाली की भी एक्सेलरेशन जी ही होगी। अब जब एक्सेलरेशन जी है और इनिशियल वेलोसिटी सेम है, तो इस फॉर्मूला में आपको कहीं मास नजर आ रहा है या मास से कोई इफेक्ट पड़ रहा है? नहीं फर्क पड़ रहा, मास का एक्सेलरेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, इनिशियल वेलोसिटी चेंज है नहीं, तो टाइम विल बी द सेम। सो दैट इज योर आंसर। इट्स अ 1 मार्क क्वेश्चन, बट यस इट मेक्स यू थिंक। द लास्ट पार्ट इज द टफेस्ट वन इन टर्म्स के, आपको थोड़ा सा सोचना पड़ता है, स्ट्रेच करना पड़ता है अपना दिमाग, एनालिटिकल थिंकिंग चाहिए होती है यहाँ पे। तो आप बोलेंगे भाई time is unaffected because acceleration will be same, और वो क्या है 9.81, राइट, सबकी 9.81। सर, हाइट कम नहीं हो जाएगी क्योंकि उसका वेट ज़्यादा होगा, एम जी। एक मिनट सोचने दो, नहीं, नहीं फर्क पड़ेगा, इसलिए फर्क नहीं पड़ेगा बेटा, एक मिनट सोचने दो, हाइट पे फर्क पड़ेगा या नहीं? नहीं, हाइट पे फर्क नहीं पड़ेगा, बिल्कुल फर्क नहीं पड़ेगा। इसको आप काइनेमेटिक्स के थ्रू भी प्रूव कर सकते हैं, फोर्सेस के थ्रू भी प्रूव कर सकते हैं, और आप एनर्जी के थ्रू भी प्रूव कर सकते हैं। तो अगर आप किसी चीज को चलो वर्टिकली फेंक रहे हैं, अगर अपनी सिचुएशन थोड़ा इजी बनाते हो, किसी चीज को वर्टिकली आप ऊपर फेंक रहे हैं, अब आपका सवाल कॉन्सेप्चुअल है तो कॉन्सेप्चुअल जवाब अब सुनो। किसी चीज को आप वर्टिकली ऊपर फेंक, ये फेंक दिया आपने बॉल, इसकी इनिशियल वेलोसिटी आपने कहा u है, फाइनल वेलोसिटी v इज इक्वल टू 0 होगी, ठीक है। बात सारी ये है कि इसकी एक्सेलरेशन हर हाल में आपको पता है कि 9.81 मीटर्स पर सेकंड ही होगी, इस बात को आपने मेरे साथ अभी एग्री कर लिया ऑलरेडी। अब बात यह है कि चाहे बॉल का मास ज्यादा हो या चाहे बॉल का मास कम हो, जब एक्सेलरेशन सेम है तो इसका मतलब जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड है या जो डिस्प्लेसमेंट की एक्सप्रेशन है, जो कि एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर है, इसमें भी कोई फर्क पड़ रहा है? कोई फर्क नहीं पड़ रहा। इनिशियल वेलोसिटी वही है, टाइम आप ऑलरेडी कह चुके हो वही है, एक्सेलरेशन आप ऑलरेडी कह चुके हो वही है, तो जब सारे वेरिएबल वही रहेंगे तो एस डिफरेंट क्यों आएगा? नहीं आएगा। अब इस बात को अगर आप एक और चैप्टर जो बिल्कुल एंटायरली डिफरेंट चैप्टर एनर्जी का, उससे एक्सप्लेन करना चाहें तो उससे भी कर सकते हैं। आप कहते हैं कि बॉल की यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी होती है, बॉल की जो यहाँ काइनेटिक एनर्जी होती है वो सारी की सारी ऊपर जाके जीरो हो जाती है, वो सारी जीपी में कन्वर्ट हो जाती है, यही होता है ना? तो आप कहते हो यार जितनी भी काइनेटिक एनर्जी थी वो सारी जीपी में कन्वर्ट हो गई, सारा का सारा, ऑल द डिक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी, एम जी एच हाफ एम वी स्क्वायर। स्पीड वी से आपने बॉल को फेंका, इस फॉर्मूला में भी m कैंसिल हो रहा है, m cancels out again, and what do you notice, m is not relevant to the height, हाइट आप जब कैलकुलेट करोगे तो m तो कैंसिल आउट हो रहा है, तो बॉल ज्यादा मास की हो कम मास की कोई फर्क ही नहीं पड़ता, स्पीड मैटर करती है सर, ठीक है। नॉन इंट्यूटिव लगती है बात, लेकिन मैथ्स आपको यही बता रही है कि भाई नहीं फर्क पड़ेगा, ठीक है बेटा। ओके। डिफाइन फोर्स, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। फोर्स क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, खत्म बात, डेफिनेशन रटनी है, और इसका मतलब भी आपको पता है, चेंज ऑफ मोमेंटम अपॉन टाइम आपको फोर्स के बराबर होती है, इनफैक्ट रिजल्टेंट फोर्स के बराबर होती है। व्हाट इज मेंट बाय वर्क डन? अब वर्क डन का भी आपने बताना है, तो वही इट्स अ प्रोडक्ट ऑफ, इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ फोर्स, सो फोर्स इनटू व्हाट, displacement in the moved in the direction of the force. Sir, is displacement a keyword here?
हाँ, डिस्प्लेसमेंट कीवर्ड है डेफिनेटली। फॉर्मूला लिख रहे हो ना, तो फॉर्मूला में आप वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी, वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी। ऑल्दो बड़ी अजीब सी बात है कि दोनों वेक्टर क्वांटिटी से ही मल्टीप्लाई होकर आ रहा है वो, लेकिन खुद वर्क इटसेल्फ इज अ स्केलर क्वांटिटी। So it's a product of मतलब force multiplied by displacement in the direction of force. In the direction of force लिखना लाजमी है, ठीक है। चलें जी। So इसका फॉर्मूला क्या बनता है? F into S, वर्क डन होता है F into S, ठीक है। अच्छा, अब बात आगे करते हैं आपकी किस चीज़ की। अब आगे बात हो जाए आपके, एक ब्लॉक ऑफ मास 0.4 kg है, slides in a straight line with constant speed of 0.3 along a horizontal surface। ये बॉल की स्पीड है, ये है। नो रेजिस्टिव फोर्सेस, इसका मतलब है जब ब्लॉक यहाँ भी पहुंचेगा, जब ब्लॉक यहाँ पहुंचेगा तब भी उसकी स्पीड यही होगी, राइट। द स्पीड विल नॉट चेंज, क्योंकि हॉरिजॉन्टल कोई सरफेस पे कोई फ्रिक्शन नहीं लगा रहा। सो नो रेजिस्टिव फोर्सेस, नो अदर फोर्सेस, इट जस्ट गोज विद द सेम स्पीड। द ब्लॉक हिट्स अ स्प्रिंग एंड देन डीसेलरेट्स। अब जब स्प्रिंग को हिट करेगा तो डीसेलरेट करेगा ऑब्वियसली। स्पीड बिकम्स 0, कंप्रेशन ऑफ द स्प्रिंग इज 8। जब स्प्रिंग 8 सेंटीमीटर कंप्रेस होता है तो स्पीड उसकी 0 हो जाती है। कह रहा है इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ब्लॉक निकालो। हम्म भाई यहाँ पे एनर्जी कन्वर्जन आपने रियलाइज की क्या हो रही है? जब ब्लॉक स्प्रिंग को कंप्रेस करेगा तो ब्लॉक की काइनेटिक एनर्जी होगी डिक्रीज। अच्छा, यहाँ पे तो कुछ भी नहीं करना, एनर्जी कन्वर्जन को छोड़ो, उसके लिए सारी इंफॉर्मेशन दी हुई है, ब्लॉक का मास भी दिया हुआ है, ब्लॉक की वेलोसिटी भी दी हुई है। तो आप काइनेटिक एनर्जी ब्लॉक की निकाल लो, हाफ mv²। दिस इज अ स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन जिसमें सबके मार्क्स आ जाने चाहिए। निकालें जी, क्या आ रही है? 1.8 टाइम्स 10⁻⁻² या 0.018 जूल्स, ठीक है। अब आगे बात कर लेते हैं कि स्प्रिंग का कंप्रेशन वर्सेस फोर्स का ग्राफ दिया हुआ है, या एक्सटेंशन, हम एक्सटेंशन वर्सेस फोर्स पढ़ा था थ्रू आउट द चैप्टर, बट आई टोल्ड यू कि ऑल द रूल्स, सेम रूल्स अप्लाई टू कंप्रेशन एज वेल, ठीक है। एक मिनट होल्ड करना, मैं मैसेज का रिप्लाई कर दूं फिर कंटिन्यू। अच्छा जी, अब बात ये हो रही है कि आपका जो कंप्रेशन है वो x है और जो फोर्स अप्लाइड है वो F है, और इन दोनों का ग्राफ ये सेंटीमीटर में दिया हुआ है, और ये तो डेफिनेटली न्यूटन में ही होगा। तो 8 सेंटीमीटर की उस पर अब क्या फोर्स है ये हमें नहीं पता, लेकिन वो F मैक्स है उसकी वैल्यू। अब वो कह रहे हैं अज्यूम, क्या अज्यूम करें? इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग व्हेन इट्स कंप्रेशन 8 सेंटीमीटर इज इक्वल टू इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। मतलब वो कहना ये कि चाह रहे हैं इस सेंटेंस में कि जितनी भी काइनेटिक एनर्जी थी ब्लॉक की, वो सारी की सारी स्प्रिंग की इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हुई, किसी और फॉर्म्स में एनर्जी वेस्ट नहीं हुई, ठीक है। प्रीवियस पार्ट देख लो बेटा जल्दी से, सिंपली काइनेटिक एनर्जी बस कैलकुलेट किया हाफ mv² मास। अच्छा, अब यूज योर आंसर इन B1, ठीक है, टू कैलकुलेट F मैक्स। बहुत आसान है यार, देखो काइनेटिक एनर्जी तो आपको पता है कि सारी की सारी किस में कन्वर्ट हो रही है? इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी में। अब काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू ऑलरेडी निकाल चुके हो, क्या है? 1.8 टाइम्स 10⁻⁻²। बट इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का बेटा क्या फॉर्मूला है, याद है? हाफ kx भी पढ़ा हुआ है, हाफ fe भी पढ़ा हुआ है आपने फॉर्मूला, या फिर एरिया अंडर द ग्राफ भी पढ़ा हुआ है। मैं यहाँ पे लिख दूं हाफ f इंटू एक्सटेंशन या कंप्रेशन हाफ fx भी पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है। इस ग्राफ, ये जो हाफ fx है एक्चुअली एरिया ऑफ द ट्राइंगल ही है ऊपर वाले ग्राफ। सो ये होता है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी या स्ट्रेन एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग। अब इन दोनों को इक्वेट किया, x की वैल्यू मुझे ऑलरेडी पता है, x की वैल्यू क्या है बेटा? 8 सेंटीमीटर। इसको मीटर में कन्वर्ट करके लिखना है प्लीज। अब जब आप यहाँ से कैलकुलेशन करते हैं तो आपके पास आराम से आ जाएगा f की वैल्यू। क्या आएगी बेटा f की वैल्यू? देखो 0.45 ही आ रही है। कंफर्म करते हैं जल्दी से भाई। जी हाँ, f आ रहा है 0.45 न्यूटन, एग्जैक्टली 0.45 न्यूटन, ठीक है बेटा। चले, अब वो कह रहे हैं मैक्सिमम डिसेलरेशन ऑफ द ब्लॉक। मैक्सिमम डिसेलरेशन कब लगती है? जब मैक्सिमम फोर्स लगती है। जब फोर्स मैक्सिमम होगी
और मैक्सिमम फोर्स कब लग रही होगी स्प्रिंग, जब फुली स्प्रिंग जो है वो आपका कंप्रेस्ड होगा, एफ मैक्स जब लग रहा हो। तो भाई सिंपल सी एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है, एफ इज इक्वल्स टू एम ए, राइट। व्हेन एफ मैक्स जो है वो हमारी फोर्स अप्लाई कर रही है और मास ऑफ द ब्लॉक हमें ऑलरेडी पता है। फोर्स की वैल्यू आप डालेंगे यहाँ पे जो आपने ऊपर निकाली, मास ऑफ द ब्लॉक था 0.40, कहाँ गिवन था, देखो मास ऑफ द ब्लॉक बेटा ये गिवन है, इसको मैंने यहाँ डाला, मास ऑफ द ब्लॉक गिवन था। एक्सेलरेशन यहाँ से फाइंड आउट करनी है, बहुत आराम से निकल आएगी, कितनी आ रही है 1.1, ए आ रहा है 1.1 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर। ओके जी, ये भी हो गया, आसान, आसान क्वेश्चन था। स्टेट एंड एक्सप्लेन वेदर द ब्लॉक इज इन इक्विलिब्रियम, वेदर द ब्लॉक इज इन इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम का वर्ड किया है। सर ये -1.1 नहीं होगा? माइनस साइन लगा सकते हो बट इट डजंट रियली मैटर बिकॉज दे आर जस्ट इंटरेस्टेड इन द मैग्नीट्यूड। लगा भी दोगे माइनस साइन तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई मार्क्स नहीं काटेगा, कोई का प्रॉब्लम नहीं, कोई इशू नहीं, ठीक है, बट इतना नेसेसरी नहीं है। हाँ टेक्निकली लग सकता है डिसेलरेशन। अब बिफोर इट हिट्स द स्प्रिंग, जब बॉल स्प्रिंग को हिट अभी किया नहीं है, अभी यहाँ कहीं है, आपका जो लॉक है वो यहाँ कहीं है, इक्विलिब्रियम में होगा या नहीं, कैसे मूव कर रहा था, कांस्टेंट स्पीड से इन अ स्ट्रेट लाइन। कांस्टेंट स्पीड इन अ स्ट्रेट लाइन का क्या मतलब होता है, फोर्सेस बैलेंस्ड हैं, चीज इक्विलिब्रियम में है, तो यहाँ पे लिखेंगे हाँ जी यस, लेकिन एक्सप्लेन करना है। यस, क्या एक्सप्लेनेशन है, मूविंग एट कांस्टेंट स्पीड इन अ स्ट्रेट लाइन। एक और तरीके से बॉल कैसे कि कोई भी चीज इक्विलिब्रियम में कैसे हो सकती है, अगर वो एट रेस्ट हो, लेकिन एट रेस्ट वाला तो केस है नहीं हमारा, तो ब्लॉक मूव कर रहे हैं। व्हेन स्पीड बिकम्स जीरो, जब बॉल पे स्पीड जीरो हुई उसकी, अब वो है तो एट रेस्ट टेक्निकली, लेकिन यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता था, इज इट इन इक्विलिब्रियम, थिंक अबाउट इट, सोचो यस या नो। ये जरा बड़ा, मैंने बोला यार एट रेस्ट का मतलब भी तो इक्विलिब्रियम में होता है, बट जरा सोचना, बहुत गौर से सोचना कि इज इट रियली इन इक्विलिब्रियम, क्योंकि इक्विलिब्रियम का मतलब तो ये होता है ना क्योंकि कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रही है, फोर्सेस का रिजल्टेंट जीरो है, सो इज द रिजल्टेंट फोर्स जीरो व्हेन द बॉल इज हिटिंग द स्प्रिंग एंड द स्प्रिंग इज फुली कंप्रेस्ड। जब स्प्रिंग फुली कंप्रेस्ड होगा, ब्लॉक उसके अगेंस्ट पुश हो रहा है, तो क्या स्प्रिंग ब्लॉक पे कोई फोर्स नहीं लगा रहा होगा, उस वक्त तो हमने निकाला है कि ब्लॉक के ऊपर फोर्स लगी होगी और वो फोर्स मैक्सिमम होगी उस टाइम पे, और वो फोर्स की वैल्यू क्या निकाली थी हमने 0.45, जो यहाँ पे डाली भी हमने ऊपर फॉर्मूला में। सो इज द ब्लॉक इन इक्विलिब्रियम, नो, इट्स अ ट्रिक क्वेश्चन, है तो स्पीड जीरो बट इट्स नॉट इन इक्विलिब्रियम, नो, व्हाई, बिकॉज there is a resultant force। एंड पे तो बात यहाँ पे आती है, धोखा है, जो स्पीड जीरो है ये तो मोमेंटेरीली जीरो है, ये धोखा है आपका आंखों का कि भाई स्पीड जीरो है तो एट रेस्ट है तो जीरो हो जाएगी, ऐसा नहीं लिखना, ठीक है, ये नहीं है इक्विलिब्रियम में, वो बस मोमेंटेरीली अपने जर्नी में जीरो है, डायरेक्शन चेंज कर रही है इस वक्त, मैक्सिमम इस वक्त बल्कि फोर्स लग रही है इस पर, बिकॉज देयर इज अ रिजल्टेंट फोर्स ऑफ 0.45 न्यूटन acting at that moment। ठीक है बेटा, अभी भी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ, अच्छा चलें। अब द ब्लॉक इज नाउ रिप्लेस्ड बाय अनदर ब्लॉक ऑफ द सेम मास, तो फिर क्या करना है, अब वो कह रहे हैं कि फ्रिक्शनल फोर्सेस अब अफेक्ट करेंगे, सो दैट उसकी स्पीड 0.25 है व्हेन इट मेक्स कांटेक्ट। A short time later, block has a speed of 0.5 when it loses contact with the spring and moves back along its original path। तो हिट करते वक्त उसकी स्पीड थी 0.25 और फिर स्प्रिंग को पुश करके फिर स्प्रिंग वापस जब उसको पुश बैक कर रहा है तो वो जिस स्पीड से वापस आ रहा है वो है जी 0.15। तो यकीनन कुछ ना कुछ एनर्जी लॉसेस हो रहे हैं ड्यू टू फ्रिक्शन while it's traveling on its own and then when it's hitting the spring as well, throughout वो सरफेस से कांटेक्ट में है तो फ्रिक्शन की वजह से स्पीड कम होती जा रही है। कह रहे हैं मैग्नीट्यूड ऑफ द चेंज इन मोमेंटम निकाल दें। सवाल तो एनर्जी के बारे में किया ही नहीं, सवाल तो सिंपल कैलकुलेशन वाला डम सा क्वेश्चन किया है कि बस चेंज इन मोमेंटम निकाल दें। अब चेंज इन मोमेंटम तो हर बंदे को पता है कैसे निकलता है, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, इसमें क्या सी लॉजिक है बहुत ज्यादा। अब इसमें भी अगर आप एम v माइनस यू को कॉमन ले लें तो m को एक ही दफा डालना पड़ेगा, ब्लॉक का मास ये है, उसकी फाइनल स्पीड क्या है 0.15 और इनिशियल स्पीड क्या है 0.25। अब गलती रियलाइज कर लिया आपने कि मैंने यहाँ पे क्या किया है,
जब ब्लॉक यूं मूव कर रहा है उसकी स्पीड है 0.25, और जब ब्लॉक यूं मूव कर रहा है उसकी स्पीड है 0.15. बट प्लीज रियलाइज दैट इन द ऑपोजिट डायरेक्शन यू शुड हैव अ माइनस साइन. तो मुझे यहाँ पे भी एक माइनस साइन लगाना चाहिए इसके साथ. वो वाला माइनस साइन तो फॉर्मूले का माइनस साइन है, लेकिन जो मैंने रेड वाला माइनस साइन लगाया वो उस वैल्यू के साथ अटैच्ड. सो दैट इज व्हाई ये एक्चुअली बेसिकली प्लस हो रही है, माइनस माइनस प्लस ही हो रहा है ये, मतलब और नेगेटिव में चले जाएंगी वैल्यूज. सो अगर आप डिफरेंस निकाल लेते सिंपल तो गलत आंसर होता. ये बहुत कॉमन है सवाल, बॉल वॉल को हिट करके वापस आ रही है, इस तरह आ रहा है क्वेश्चन, बहुत दफा आ चुका है. और मैंने बाकायदा जब ये चैप्टर पढ़ा रहा था तो उस वक्त एग्जाम्पल भी करवाई थी कि ये गलती आपने नहीं करनी है. सो इवन बल्कि जब एक्सेलरेशन निकलवाना सिखा रहा था तब भी यही मिस्टेक मैंने कहा था कि नहीं करनी है. एनीवे, सो व्हाट डू यू गेट? 0.4, और ब्रैकेट में इन दोनों को कर दो, एज इट इज डालो, तो भाई आता है 0.16 आंसर. अब टेक्निकली आप उसमें माइनस साइन लगा सकते हैं, बट ना भी लगाएं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज उन्होंने क्लियरली मैग्नीट्यूड का वर्ड यूज किया है. सो रियली दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन द साइन. 12 मार्क का बहुत बड़ा सवाल था, हो गया. अब रह क्या गया इस पेपर में? जो पोलराइजेशन वाला पार्ट था वो मैंने कर लिया था, लेकिन चलो हम दोबारा कर लेंगे. ये रिकॉर्ड होगी तो मैं यूट्यूब पे भी डाल सकता हूँ. ठीक है, चलें. अब क्या हो रहा है? बाय रेफरेंस टू द डायरेक्शन ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी स्टेट व्हाट इज मेंट बाय ट्रांसफर स्लैब. कम ऑन यार, आसान तरीन सवाल क्या है. यहाँ पे डेफिनेशन है सिंपल सी, और वो क्या है? हर सवाल के शुरू के एक दो पार्ट डेफिनेशन में चल रहे हैं, तो देख लो कितने मार्क्स डेफिनेशन पे स्कोर हो जाते हैं. यू आने से तो उस बंदे का ही बच जाएगा जो सारी डेफिनेशन याद करके चला जाए. सो भाई डेफिनेशन ट्रांसफर्स वेव की क्या है? द वाइब्रेशन ऑफ द मीडियम perpendicular to direction of transfer of energy, direction of transfer of energy in a transverse wave. लिख दो बस ऐसे सेंटेंस की कंप्लीशन करने के लिए, अदरवाइज द आंसर इज कंप्लीट. प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन स्टेट कर दें. जस्ट another thing that you can just remember. And what is it? When two waves overlap, when two waves overlap, what happens? Their resultant displacement is equal to the sum of their individual displacements. Circular water waves. आगे चलें जी. Circular water waves are produced by vibrating dippers at point P and Q as shown. Waves from P alone have the same amplitude at R as waves from Q alone. तो same amplitude होगा दोनों का. Very good, important point है same amplitude वाला. Distance PR is 44, यहाँ दिया हुआ है, and distance QR is 29, यहाँ दिया हुआ है. तो दोनों का कोई ना कोई path difference होगा. But dippers are vibrating in phase, so this is the easy case where you don't have to. Sir, can you show both waves right now? Are you talking about longitudinal wave and transverse wave? ऐसन यार दिखाने की कोशिश कर सकता हूँ बिल्कुल. खुल जाए मेरे पास. अच्छा, स्टोरी सारी ये होती है कि आपको मैंने नोट्स में ना बड़े अच्छे से 2 लिंक डाल के दिए थे. अब पता नहीं आपने उस पर क्लिक करके देखा या नहीं किया, पर नहीं होपफुली सर, आप. मैं कह रहा हूँ थोड़ा कंफ्यूजिंग कभी कभी हो जाता है, तो बस चलो एक चलो मैं खोल रहा हूँ. मेरे पास ये लिंक ओपन में करता हूँ. होपफुली दोनों सही से तमीज से खुलेंगे. एक ये वाला है और दूसरा लिंक ये वाला है. आई एम ओपनिंग बोथ लिंक्स एंड होपफुली. ये क्या हुआ, गायब ही कर दिया वो. चलो इसमें है शायद. ये वाली लॉन्गिट्यूडनल वेव है. होपफुली दिस विल स्टार्ट मूविंग एंड होपफुली यू विल सी इट मूविंग. ये लोड अप हो रहा है थोड़ा सा पेज, सो अभी एनिमेशन स्मूथली चल नहीं रही. नाउ कैन यू सी द मूवमेंट? दिस इज अ लॉन्गिट्यूडनल वेव. स्पेसिफिकली अ साउंड वेव दिखा रहे हैं जिसमें पार्टिकल्स
लेफ्ट टू राइट वाइब्रेट कर रहे हैं. नाउ इट माइट सीम एट फर्स्ट के सारे पार्टिकल्स आगे की तरफ टुवर्ड्स राइट जा रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा. अगर आप गौर करें बहुत ज्यादा, एक रेड पार्टिकल को अपने या किसी भी ब्लैक पार्टिकल को पकड़ लो, अपनी नजरों पर फोकस करो एंड यू फॉलो इट, यू विल रियलाइज इट्स नॉट रियली गोइंग एनीवेयर, इट्स जस्ट गोइंग लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट. और एनर्जी किस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है? एनर्जी भी टुवर्ड्स राइट ही ट्रेवल कर रही है. सो पार्टिकल आल्सो वाइब्रेटिंग लेफ्ट टू राइट, एनर्जी आल्सो गोइंग टुवर्ड्स राइट, एज इन दे आर बोथ पैरेलल. दिस इज अ लॉन्गिट्यूडिनल वेव. अब ट्रांसवर्स वेव में बिल्कुल इसका उल्टा काम हो रहा है. एनर्जी ट्रेवल कर रही है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, और यू कैन लुक एट द सेकंड डायग्राम जिसमें पानी के रिपल्स भी आगे की तरफ जा रहे हैं. बट इफ यू लुक एट द येलो पार्टिकल, वो तो खैर थोड़ा सा वाटर वाली वेव्स में जो उन्होंने कुछ रिपल क्रिएट किया, दैट्स समथिंग मोर एडवांस्ड, जिसमें वो सर्कुलर मोशन में है. बट इफ यू जस्ट फोकस ऑन दिस, थिंक ऑफ इट एज रिपल्स ऑन अ वाटर, या फिर ये रोप के पार्टिकल्स हैं. द एनर्जी इज ट्रेवलिंग टुवर्ड्स राइट स्टिल, लाइक एनर्जी अभी भी टुवर्ड्स राइट ही जा रही है. लेफ्ट साइड से कोई पकड़ के रोप को हिला रहा है, बट इफ यू रियलाइज यहाँ पे क्या हो रहा है, पार्टिकल्स ऊपर नीचे वाइब्रेट कर रहे हैं. सो द वाइब्रेशंस ऑफ द पार्टिकल्स आर परपेंडिकुलर टू द एनर्जी ट्रांसफर. दिस इज अ ट्रांसवर्स वेव. ऊपर वाली जो वेव है वो लॉन्गिट्यूडिनल वेव. तो होपफुली अब ये क्लियर है, या पहले के मुकाबले में थोड़ा सा क्लियर होगा. चलें अब आ जाते हैं जरा वापस और बात करते हैं इस सवाल के बारे में कि डिपर्स इन फेज है, पी और क्यू आपस में इन फेज है. जब आर तक पहुंचेंगे तो पता नहीं इन फेज मीट करेंगे या आउट ऑफ फेज मीट करेंगे, वो पार्ट डिफरेंस पे डिपेंड करता है. अच्छा, उसके आगे फिर वो कुछ और भी बता रहे हैं. पीरियड दोनों वेव्स का 1.5 सेकंड्स है और दोनों की स्पीड जो है 4 सेंटीमीटर पर सेकंड है. अब वो कह रहे हैं पहले तो निकाले वेवलेंथ, कैलकुलेट द वेवलेंथ. सो पीरियड और स्पीड से कैसे वेवलेंथ निकलती है? आपको पता है ना फॉर्मूला क्या है, v इज इक्वल टू लैम्डा एफ. एफ आपका 1/पीरियड से आ सकता है. इसको एज इट इज उठा के यहाँ पे लिख दें, एफ इज इक्वल टू वी की जगह लैम्डा में यहाँ पे मैं डाल देता हूँ 4.0 सेंटीमीटर पर सेकंड. लैम्डा को एज, अच्छा मैं अब सेंटीमीटर्स को मीटर्स पर सेकंड में क्यों नहीं कन्वर्ट कर रहा, ये क्यों नहीं कन्वर्ट कर रहा इसको? क्योंकि आंसर भी सेंटीमीटर्स में रिक्वायर्ड है बेटा, इसलिए. और इसको मैं बस डेसिमल में नहीं लिख रहा, मैं एज इट इज फ्रीक्वेंसी की जगह 1/1.5 डाल रहा हूँ. सो नाउ व्हेन आई डू दैट एंड आई रीअरेंज द इक्वेशन, तो 4 into 1.5 क्या होता है? 6 होता है. यस. सो हमारा आंसर आ रहा है 6. अब टेक्निकली लिखना चाहिए 6.0. ओके, क्योंकि सब कुछ टू सिग्निफिकेंट फिगर में है, तो मैं 6 लिखूंगा तो मैं 1 सिग्निफिकेंट फिगर में आंसर दे रहा हूँ, जो कि अच्छी बात नहीं है. टू सिग्निफिकेंट फिगर्स में आंसर देना. अब वो कह रहे हैं जी पार्ट डिफरेंस निकालें, पार्ट डिफरेंस निकालें at point r from p and q. Give your answer in terms of lambda. You already have learned and we have done this type of thing multiple times. पहले तो आप पार्ट डिफरेंस सिंपली कैसे निकालें, 44 और 29 को माइनस कर दें. पहले तो एब्सोल्यूट टर्म्स में पार्ट डिफरेंस निकालें. 44 माइनस 29 कितना होता है? 15 सेंटीमीटर. बट हाउ डू यू गिव इट इन टर्म्स ऑफ लैम्डा? इसको बस लैम्डा की वैल्यू से डिवाइड कर दो, 6 से डिवाइड कर दो. लैम्डा 6 था ना, तो ये आपको क्या दे रहा है? आई थिंक 2.5 दे रहा है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. यस, 2.5 दे रहा है. तो आपने अपना आंसर लिखना है 2.5 लैम्डा. ये है आपका इन टर्म्स ऑफ पार्ट डिफरेंस. ये आपको छूटे ही पता चल जाना चाहिए कि क्या होना चाहिए. बहुत आसान और बेसिक सवाल है ये. डिस्क्राइब द मोशन इफ एनी ऑफ द वाटर पार्टिकल्स एट आर. इफ एनी क्यों ऐड किया है? क्योंकि शायद कोई मोशन ना हो रहा हो, और यहाँ पे एग्जैक्टली यही होगा. क्या है भाई? ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है. पार्टिकल्स, सॉरी, वेव्स at point R meet out of phase. ऊपर पार्ट डिफरेंस ऑलरेडी निकाल चुके, तो उसको दोबारा उसकी वैल्यू कोट करने की जरूरत नहीं है, बस बता दो आउट ऑफ फेज. सो दे इंटरफेयर हाउ, कंस्ट्रक्टिवली और डिस्ट्रक्टिवली? डिस्ट्रक्टिवली. सो दे इंटरफेयर destructively. So no motion observed at R. ठीक है बेटा, बहुत आसान क्वेश्चन है. होपफुली वी आर कमिंग टुवर्ड्स द एंड. यस यार, खत्म ही नहीं हो रहा. तो लंबा टाइम कैसे लग गया इसे प्रूव करते हैं? चलो करते हैं कोई बात नहीं. पोलराइजेशन वाला क्वेश्चन, we'll go through it quickly because we have done it before.
A beam of vertically polarized है, already wave vertically polarized है, okay? Monochromatic light is on a polarizing filter. Remember the wave is already vertically polarized, जिसका मतलब है waves की जो vibration है वो वर्टिकल प्लेन में एग्जिस्ट करती है सारी, वरना नॉर्मली अगर कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव अपनी सोर्स से निकलती है तो वो हर प्लेन में वाइब्रेट कर रही होती है. इट्स लाइक दिस. ये भी एरोस कम है. इट्स लाइक एवरीवेयर द वाइब्रेशंस आर इन ऑल प्लेन्स. बट फॉर अ वर्टिकली पोलराइज्ड वेव उसको ऑलरेडी एक पोलराइजिंग फिल्टर से गुजार दिया गया है, तो वेव्स की वाइब्रेशन ऐसी है. अब जब उसको एक पोलराइजिंग फिल्टर से फर्दर गुजारेंगे, वो उसका भी अपना अभी फिलहाल जो ट्रांसमिशन एक्सेस है वो वर्टिकली है, तो अभी तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला. यही लिखा हुआ है. Initially vertical, the filter is initially vertical and the transmitted light has the same intensity as the incident light, obviously. ठीक है, तो कह रहे हैं अगर यहाँ पे I नॉट है तो IT भी obviously I नॉट के ही बराबर होगा. ठीक है, या IT over I नॉट should be equal to 1. अब वो कह रहे हैं filter may be rotated and change the angle. एंगल चेंज होगा तो कह रहे हैं एक ऐसा एंगल बताएं जिसमें नो ट्रांसमिटेड लाइट विल बी देयर, जिसमें IT 0 हो जाता है. वो कब होता है? व्हेन द फिल्टर बिकम्स हॉरिजॉन्टल, राइट? वो एंगल क्या है? 90 डिग्री का एंगल है. बट यू कैन ऑल्सो राइट 270 डिग्रीज. यू कैन ऑल्सो राइट 270 डिग्रीज, क्योंकि जब वो 90 डिग्री रोटेट करेगा तो इंटेंसिटी 0 हो जाएगी, फिर 180 डिग्री रोटेट करेगा तो वापस ट्रांसमिशन एक्सेस वर्टिकल हो जाएगा. मतलब ये जो एरो है ये यहाँ आ जाएगा नीचे, तो दोबारा वर्टिकल जो है वो हो जाएगा, तो दोबारा से ट्रांसमिशन मैक्सिमम हो जाएगी. फिर जब वो फर्दर 90 डिग्री रोटेट करेगा 270 के एंगल पे, मतलब जब ये एरो यहाँ होगा तो इसका मतलब है कि यूं यूं और यूं जाके ये 270 डिग्री के एंगल पे रोटेट कर रहा है, तब भी क्या होगा? इंटेंसिटी 0 होगी. नाउ दे हैव गिवन यू filter is now positioned with a transmission axis theta to the vertical, so theta is unknown. अब वो कह रहे हैं बेटा कि ट्रांसमिटेड लाइट का जो रेशियो है, वो इंसिडेंट लाइट के रेशियो, उससे जब रेशियो निकालते हैं, मतलब उनको डिवाइड करते हैं, तो 0.75 आंसर आता है. सो ऑल देयर सेइंग इज दैट IT अपॉन I नॉट इज 0.75. और वो आपसे क्या निकलवा रहे हैं? कह रहे हैं एंगल निकलवा रहे हैं. अब आपको पता है ना कि IT और I नॉट का क्या रिलेशनशिप है, या AT और A नॉट का क्या रिलेशनशिप है, मतलब एम्पलीट्यूड्स का या इंटेंसिटीज का. सो इंटेंसिटी दैट इज ट्रांसमिटेड इज ऑलवेज इक्वल टू इंटेंसिटी इंसिडेंट. आगे क्या लगाना होता है बेटा? याद है? साइन लगा रहे थे या कॉस लगा रहे थे? याद है किसी को? कॉस थीटा लगा रहे थे ना? यस, कॉस थीटा लगा रहे थे. सो IT अपॉन I नॉट इज सिंपली, अच्छा सॉरी, इसमें हमने स्क्वायर भी तो लगाना है. नहीं, स्क्वायर लगाना था या नहीं लगाना था? और भाई इधर नोट्स रिवाइज कर, पोलराइजेशन पे चले जाएं और नोट्स रिवाइज कर. ये रिलेशनशिप है, कॉस पे स्क्वायर लगाना है. ठीक है, सो जो इंटेंसिटी आपको मिल रही है वो इंसिडेंट इंटेंसिटी टाइम्स कॉस स्क्वायर थीटा होगा. और अगर एम्पलीट्यूड का रिलेशनशिप है देन इट्स ओनली इंसिडेंट एम्पलीट्यूड व्हाटएवर इज द इनिशियल एम्पलीट्यूड इनटू कॉस थीटा. और ये लॉ जो है वो मलूल्स लॉ है. ठीक है, अब क्या स्टोरी है, यहाँ पे आपने कॉस स्क्वायर थीटा करना है. कॉस स्क्वायर थीटा कर दिया और आप सिंपली यहाँ पे डालें 0.75. इसको 0 IT अपॉन I नॉट 0.75 है, और इसको पहले अंडर रूट लें, इधर से भी अंडर रूट लें, इधर से भी अंडर रूट लें, तो हो जाएगा cos थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट 0. And what do you get? इससे हमारे पास आ रहा है 30 डिग्रीज, एग्जैक्टली 30 डिग्रीज. आई थिंक माई बैटरी जस्ट रन आउट ऑफ द पेंसिल की बैटरी खत्म हुई है. 1 सेकंड लगता है इसको चार्ज होने में. अभी कंटिन्यू करो. तो 30 डिग्री आंसर है, इसको लिखो अपने पास, तब तक अगला पार्ट रीड करो, उतनी देर में बैटरी पेंसिल चार्ज हो जाएगी. सो क्या है अगला पार्ट? अब वो कह रहे हैं कि एम्पलीट्यूड का भी तो रेशियो निकाल दें आप. अब आप इसमें या तो एम्पलीट्यूड का अपना फॉर्मूला यूज कर लें विद रिस्पेक्ट टू द इंसिडेंट एम्पलीट्यूड एंड द इनिशियल एम्पलीट्यूड, सॉरी इनिशियल एम्पलीट्यूड एंड द ट्रांसमिटेड एम्पलीट्यूड, उसमें आप cos 30 डाल दें. सो ये जो फॉर्मूला है बेटा, A इज इक्वल टू A नॉट cos थीटा.
या AT इज इक्वल टू A नॉट cos थीटा, इसमें बस cos 30 डाल दो और आंसर निकाल लो। या फिर दूसरा तरीका ये है कि आप ये रिलेशनशिप यूज कर लें कि इंटेंसिटी का रेशियो पता है तो एम्पलीट्यूड्स का रेशियो कैसे निकाल सकते हैं, इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर, तो उसको भी लेके कर सकते हैं। तो दोनों तरीके हैं। एक तरीका ये वाला है कि भाई आप सिंपली बोलोगे यार एम्पलीट्यूड जो ट्रांसमिटेड होता है वो इंसिडेंट एम्पलीट्यूड इनटू cos थीटा के बराबर होता है। सो इफ आई वांट टू फाइंड AT अपॉन A नॉट, ऑल आई हैव टू डू इज जस्ट cos 30, एंड cos 30 इज व्हाट, cos 30 क्या हो, cos 30 is simply under root 3 upon 2 which is 0.866, इसको 0.87 लिख देंगे। ठीक है, तो एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका मैं ब्लू पेन से करता हूँ। उसको करने का तरीका ये है कि आपको पता है कि इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर्ड, सो व्हाट हैपेंस, all you have to write is I1 upon I2, or you can say IT upon I naught, and then you can say well AT upon A naught का जो स्क्वायर होता है वो इसके इक्वल होता है। या फिर हम इसको रीअरेंज करके ऐसे भी तो लिख सकते हैं, क्योंकि हम इसको सब्जेक्ट बनाना चाहते हैं, तो यहाँ पे अंडर रूट लगा दें यार, बजाय वहाँ के स्क्वायर लगाने के इसको वहाँ पे अंडर रूट लगा दें। अच्छा जी, अब AT अपॉन A नॉट कैसे आएगा, अंडर रूट 0.75 करके लिटरली, क्योंकि IT अपॉन I नॉट की जगह मैं क्या डाल रहा हूँ, सिंपली उसकी वैल्यू जो उन्होंने 0.75 दी हुई है, तो अंडर रूट 0.75 एग्जैक्टली वही आंसर आना चाहिए जो अभी हमने cos 30 से निकाला है, होपफुली। यस, वी गेट एग्जैक्टली द सेम थिंग, वी गेट अंडर रूट 3/2 और 0.87। ठीक है, तो दोनों तरीकों से सेम वही आंसर आ रहा है, ये भी यही आंसर दे रहा है, ये भी यही आंसर दे रहा है, एंड बोथ आर करेक्ट। ठीक है, सो पोलराइजेशन का क्वेश्चन भी हो गया। नाउ लेट्स क्विकली मूव ऑन टू इलेक्ट्रिसिटी। अब इसमें हमारे पास क्या है, इसमें हमारे पास तीन रेजिस्टर्स लगे हैं पैरेलल में, R1 R2 एंड I3, और वो कह रहे हैं बेटा सिंपल कि आप किरचॉफ लॉज यूज करें और आप हमें बता दें कि भाई ये जो फॉर्मूला है रेजिस्टेंस का जो आपने पढ़ा हुआ है 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 इज इक्वल टू 1/R, हाउ डिड यू फाइंड दिस, ये आप इक्वेशन डिराइव करके दिखाएं, 2 मार्क की डेरिवेशन है। अब देखो याद रखना, सीरीज में वोल्टेजेस ऐड होते हैं तो वोल्टेजेस की इक्वेशन में सब्स्टिट्यूशन करते हैं, और पैरेलल में करंट्स ऐड होते हैं तो फर्स्ट लॉ लगाते हैं पहले और फिर करंट्स के अंदर सब्स्टिट्यूशन करते हैं। तो पहली बात तो आप ये लिखेंगे कि भाई जो I करंट है मेन वो I1 + I2 + I3 के बराबर है। एक मार्क तो यहीं आपका पक्का हो गया। ठीक है, एक मार्क तो यहीं पे आपका पक्का हो गया, क्योंकि आपने इक्वेशन बना रही करंट की। एक मार्क आपका यहाँ पक्का हो गया। किरचॉफ फर्स्ट लॉ है, बेशक आगे लिख भी दोगे किरचॉफ फर्स्ट लॉ, बट यू डोंट रियली नीड टू राइट इट एज लॉन्ग एज यू राइट द इक्वेशन। नाउ यू नो दैट पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ऑल ऑफ देम इज V। ये भी V है, ये भी V है, और ऊपर वाला ऑलरेडी उन्होंने V मार्क किया, सबका ही V है, ये भी V है, ये भी V है। तो बेटा मुझे सिंपल एक बात बता दो कि ये जो करंट है I1, इसकी मैं एक्सप्रेशन बना सकता हूँ। करंट I क्या होता है, वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस, राइट, V अपॉन R होता है। अब V इज V फॉर ऑल ऑफ देम, इसका भी V है, I2 के सामने भी V लिखूंगा और I3 निकालते भी V ही लिखूंगा, V1 V2 V3 नहीं लिखना, V सबका सेम है। अपॉन यहाँ पे हो जाएगा R1, यहाँ पे हो जाएगा अपॉन R2 और यहाँ पे हो जाएगा अपॉन R3। अब ये जो तीनों मैंने बनाए I1 I2 और I3 की एक्सप्रेशन, इनको यहाँ पे इसके अंदर और इसके अंदर सब्स्टिट्यूट कर दो। तो मैं कर दूं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट, मैं लिखता हूँ भाई I जो कि मेन करंट है मेरा। अच्छा, मेन करंट की सब्स्टिट्यूशन ढूंढ लें, करते हैं पहले एक काम, एक वक्त में एक काम। सो V अपॉन R1, सो वी आर ऑलरेडी गेटिंग देयर, V upon R2 plus V upon R3. Now what to do about the total current? ये total current का क्या करें भाई, इसके लिए समझो ना यार, टोटल करंट जो है वो टोटल वोल्टेज अपॉन टोटल रेजिस्टेंस के बराबर होता है। सो लेट्स कॉल द टोटल रेजिस्टेंस R, they have already called this R. So इसके लिए क्या होगा, this I will be is equal to simply V upon R. Whatever is the total voltage is also the same as individual voltages in parallel. So यहाँ पे लिखेंगे आप V upon R. Now you can see कि आप इजीली यहाँ पे V अपॉन R लिख के इधर V को कॉमन लें तो अंदर बच जाता है 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। V और V इधर कटता है तो यहाँ भी बच जाता है 1, तो आपकी एक्सप्रेशन डिराइव हो गई। 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। अब देखो मेरी बात सुनो, अगर सीरीज में यही सवाल आएगा तो आपने जहां ये बात पहले लिखी है इसकी जगह V इक्वल टू V1 + V2 + V3 लिखेंगे, और फिर सीरीज के अंदर करंट्स क्योंकि सेम होते हैं तो आप सबका I करंट लिख के इंटू R1 इंटू R2 इंटू R3 करके तीनों के वोल्टेजेस की एक्सप्रेशन बनाएंगे। जैसे यहाँ मैंने करंट की बनाई, वहां वोल्टेजेस की बना के
V is equals to V1 plus V2 plus V3 की जगह सब्स्टिट्यूट करेंगे और in the end you will find your answer which will be R is equals to R1 plus R2 plus R3. So it is in your notes as well. You can simply memorize it as well, but समझना भी बहुत ही आसान है. अच्छा जी, अब बात आ जाती है कि आपका एक सर्किट बना हुआ है जिसमें आपका जो EMF है बैटरी का वो है 6 volts. All right, the internal resistance is R and you basically have two external resistors both in parallel. एक X है और एक 12 का फिक्स्ड है, और जो X वाला है बेटा वो थर्मिस्टर है. थर्मिस्टर का आपको पता है कि टेम्परेचर बढ़ने से रेजिस्टेंस बढ़ता है. अब पहला सवाल बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है जो कि रेपिटेटिव सवाल है. बाय कंसीडरिंग एनर्जी एक्सप्लेन व्हाई पीडी, जो टर्मिनल पीडी है, पीडी अक्रॉस द टर्मिनल्स ऑफ द बैटरी, टर्मिनल पीडी वो लेस देन ईएमएफ क्यों होता है? टर्मिनल पीडी लेस देन ईएमएफ क्यों होता है? बिकॉज वी हैव टू थिंक अबाउट लॉस्ट वोल्ट्स. We have to think about lost volts because of lost volts. Lost volts की वजह क्या होती है? जो बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस है भाई, जब करंट बैटरी के अंदर से पास करेगा उसका अपना इंटरनल रेजिस्टेंस की कुछ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट वेस्ट कर देगा. And that lost energy, those are your lost volts, and that is why these two are not going to get the same PD as this EMF because some will be already consumed by this. So that is what we write. Because some energy, volts भी लिख सकते हो, बेशक volts भी लिख दो, उसमें कोई बुराई नहीं है, because volts are basically simply joules per coulomb. So you are in kind of talking about energy. So because some energy is lost या dissipated लिख दो, अच्छा word है ज़्यादा. Dissipated as in spread out, dissipated as heat by internal. This is a very repetitive question, बहुत ज़्यादा repeat होता है. Internal is small r of the बैटरी. जब बैटरी खुद ही कुछ एनर्जी हीट के फॉर्म में वेस्ट कर रही है तो बाकी सर्किट को उसकी पूरी प्रोडक्शन कैसे मिल सकती है? नाउ द क्वेश्चन इज कि इतना चार्ज पास कर रहा है थ्रू द बैटरी, कह रहे हैं कैलकुलेट द टोटल एनर्जी ट्रांसफर्ड बाय द बैटरी. चार्ज की मदद से और वोल्टेज की मदद से, ईएमएफ की मदद से आप कैसे निकाल सकते हैं एनर्जी ट्रांसफर? याद रखो ये वाला फॉर्मूला, याद है ना सबको? ये एनर्जी ट्रांसफर है. वोल्टेज क्या है बैटरी का? ईएमएफ, क्योंकि टोटल निकालनी है तो ईएमएफ चाहिए, क्योंकि अभी वो प्रोड्यूस कितनी कर रही है हम ये निकाल रहे हैं, फिर उसमें से वेस्ट कितनी हो रही है और नहीं हो रही वो बात की बात है. और ये क्या है जी? चार्ज, ऑब्वियसली. So this is going to be 6.0 the EMF multiplied by the charge 2.5 किलो कूलम्स है ना, तो इसको ऑब्वियसली आप टाइम्स 10 to the power 3 करेंगे, 2500 है बेसिकली. एंड व्हाट डू यू गेट? यू गेट 1.5 टाइम्स 10 to the power 4 जूल्स. ठीक है जी, ये बैटरी ने टोटल एनर्जी प्रोड्यूस की. अब वो कह रहे हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट पास थ्रू द बैटरी. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सिंपली देखो भाई, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है? ई की वैल्यू क्या होती है? 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10 to the power -19 कूलम्स. और टोटल चार्ज कितना है? टोटल चार्ज है इतना 2500 कूलम्स. तो आपने इसको एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज से जब डिवाइड किया तो आपको बस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे आएंगे जी? 2.5 टाइम्स 10 to the power 3 जो कि टोटल चार्ज है डिवाइडेड बाय द चार्ज ऑफ अ सिंगल इलेक्ट्रॉन. एंड व्हाट डू यू गेट? The number of electrons is 1.6 times 10 to the power 22. इसके units नहीं required because this is just a number. Numbers don't have, आगे electrons लिख सकते हो but you don't really need to write any units, right? A levels में वैसे भी आंसर के आगे units जब required होते हैं तो वो खुद लिख देते हैं. अब बात हो रही है combined resistance of the external resistance X in parallel is 4.8. तो मतलब उन्होंने आपको इन दोनों का combined resistance बता दिया है. एक का आपको वैसे पता है, अब X का निकाल सकते हैं उसकी वजह से फॉर्मूला के थ्रू. तो x का रेजिस्टेंस क्या होगा? अभी आपने ऊपर फॉर्मूला जो डिराइव किया वो यूज करें. मैं इसको इस फॉर्म में लिखना पसंद करता हूँ, 1/r1 + 1/r2 का इनवर्स. बट इसको इस फॉर्म में लिखना जरूरी ही नहीं है, ऐसे 1/r ही लिख लेते हैं अभी, क्योंकि आपको बाद में इनवर्स हटाना ही पड़ना है. इस फॉर्म में लिख लेते हैं. सो 1/, ऑब्वियसली व्हाट इज द कंबाइंड रेजिस्टेंस? 4.8. जो R1 है वो 12 वाला कह लेते हैं, और जो R2 है जो X का रेजिस्टेंस है वो हमें नहीं पता, उसको X लिखते हैं. अब यहाँ से आपने बस रीअरेंज करके सॉल्व करना है और मुझे बताना है क्या आंसर आ रहा है. ये आंसर आ रहा है X 8.0 ओम्स आ रहा है.
सिंपली इक्वेशन सॉल्व की और हमारे पास 8.0 ओम्स आ गया। सो ये हमारे पास एक्स का रेजिस्टेंस आ गया, कितना 8.0 ओम्स। अब वो कह रहे हैं बेटा यूज योर आंसर इन बी पार्ट 2। कौन सा वाला आंसर कह रहे हैं? ये वाला आंसर यूज करें टू डिटरमिन द रेशियो पावर डिसिपेटेड इन एक्स एंड पावर डिसिपेटेड इन 12 ओम रेजिस्टर्स। देखो अब पावर जब निकालना चाह रहे हो तो वही 3 फॉर्मूले हैं पावर के, लेकिन कुछ कैंसिल आउट करना है, और वो क्या है जो दोनों के अक्रॉस सेम होगा। बिकॉज दोनों पैरेलल में है तो दोनों के अक्रॉस पीडी सेम होगा। तो ऐसा फॉर्मूला यूज करो जिसमें पीडी आपको उनका पता हो और रेजिस्टेंस तो उनका पता ही है, पीडी ना भी पता हो तो वो कैंसिल आउट हो जाएगा। सॉरी, तो ऐसा फॉर्मूला यूज करो जो कि यहाँ पे बेस्ट बैठता है, वो वी स्क्वायर ओवर आर है। बिकॉज अगर मैं आई स्क्वायर आर डालूंगा तो मुझे फिर वो उसमें से लंबा सोचना पड़ेगा कि अच्छा भाई इसका रेजिस्टेंस इतना ज्यादा है तो इसमें से करंट इतना कम पास करेगा। करंट की वैल्यू तो मुझे पता नहीं है, वो पहले निकालने बैठूं ख्वारी। वी आई भी यूज कर सकता हूँ, आई स्क्वायर आर भी यूज कर सकता हूँ, बट आई एम जस्ट गोना सेव माय टाइम एंड से भाई रेजिस्टेंस पता है वो डल जाएंगे तो उससे रेशियो निकल जाएगा, और वी हम वैसे ही कैंसिल करवा देंगे। तो देखो जब x का लिखेंगे तो x के अक्रॉस जो टर्मिनल पीडी हमें तो नहीं पता कितना है, बस वी स्क्वायर लिख दिया। अच्छा x का रेजिस्टेंस कितना है? ऑब्वियसली 8.0 आया है, अभी अभी ऊपर निकाला, ये थर्मिस्टर की बात हो रही है। अच्छा अब नीचे आ जाते हैं, नीचे बात करें जी 12 ओम वाले, इसके अक्रॉस भी पीडी तो वही है वी स्क्वायर आर, क्योंकि दोनों पैरेलल में है और इसका रेजिस्टेंस है 12। बस खत्म हो गई बात, ये काटा ये काटा। और अब ये अब आपको आई होप ये मैथ समझाने की जरूरत नहीं, दिस इज क्वाइट स्ट्रेट फॉरवर्ड, दिस बिकम्स 12 ओवर 8 राइट, दिस एक्चुअली बिकम्स 12 ओवर 8 क्योंकि दोनों ही फ्रैक्शंस 1/8 और 1/12 लिखा हुआ है। सो 12 ओवर 8 क्या होता है बेटा? 12 ओवर 8 होता है 3/2 1.5. So the ratio is 1.5. Don't ever write your answer even if it's a ratio in a fraction, write it in decimal point. आंसर आ रहा है 1/4 0.25 लिखो, डोंट राइट 1/4, राइट योर आंसर एज डेसिमल्स ऑलवेज, दिस इज इंपॉर्टेंट। अच्छा जी, अब एज एक्सपेक्टेड टेम्परेचर तो उन्होंने चेंज करना ही था क्योंकि थर्मिस्टर लगाया था, तो कभी ना कभी तो टेम्परेचर का सवाल आना ही था। सो उन्होंने कहा कि बेटा स्टेट एंड एक्सप्लेन द इफेक्ट इफ एनी ऑन द टोटल पावर प्रोड्यूस्ड बाय द बैटरी। सो टोटल पावर क्या है भाई? टोटल पावर प्रोड्यूस्ड बाय द बैटरी क्या है? सपोज कर लो टोटल पावर प्रोड्यूस बाय द बैटरी आई वी है, ठीक है। अब इसमें ये बैटरी का ईएमएफ है, ऑब्वियसली दिस स्टेज कांस्टेंट, राइट, दिस डज नॉट चेंज, बट थिंक अबाउट द टोटल करंट, वुड इट चेंज? टोटल करंट इज दैट गोइंग टू बी अफेक्टेड बाय टेम्परेचर? ओके, लेट्स थिंक अबाउट दिस। सो आप ये कहना चाह रहे हैं कि भाई टेम्परेचर क्या हुआ है? टेम्परेचर हुआ है डिक्रीज। सो टेम्परेचर हुआ है डिक्रीज तो इसका रेजिस्टेंस क्या होगा? इंक्रीज, इसका रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। सो ओवरऑल रेजिस्टेंस आल्सो राइजेस, देयर कंबाइंड रेजिस्टेंस विल आल्सो राइज। तो पहली बात तो ये लिखते हैं, रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट इंक्रीजेस, नॉट जस्ट थर्मिस्टर, रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट इंक्रीजेस, रेजिस्टेंस ऑफ कंबाइंड सर्किट इंक्रीजेस। अब रेजिस्टेंस की जब बात हो गई, राइट, अब थर्मिस्टर भी लिख सकते हो बाय द वे आप, और फिर उसके बाद एक अलग से लाइन सर्किट की लिख सकते हो। थर्मिस्टर लिख दो पहले तो बेहतर है, तो चलो एटलीस्ट एग्जामिनर को पता हो कि आपको थर्मिस्टर की प्रॉपर्टी का पता है, मार्क्स कंफर्म हो जाएंगे, क्योंकि जगह है लिखने की, जगह में कंजूसी नहीं करनी, बेशक नीचे भी लिख सकते हो। सो रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट इंक्रीजेस, तो व्हाट हैपेंस? करंट, ऑब्वियसली करंट ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी, ये बेहतर वर्ड है। वैसे तो आप ये भी लिख सकते हैं करंट पासिंग थ्रू द बैटरी, जैसे करंट डिक्रीजेस भी लिख सकते हैं, करंट ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी डिक्रीजेस। अब जरा लेफ्ट पे जो इक्वेशन लिखी हुई है उसको देखो, जब करंट डिक्रीज होगा तो पावर है आई वी, आप इक्वेशन बेशक कोट कर दो और आप बोलोगे सो पावर डिक्रीजेस। सही है, अगेन वही बात, एनालिटिकल, जो आप जिस चीज से कैलकुलेट करेंगे, जिस फॉर्मूला से, उसको देखें, उस पर एनालिसिस करें, ठीक है। चलिए जी, बस मेरे ख्याल से इसके बाद लास्ट क्वेश्चन रह गया, फिर इंशाल्लाह खत्म कर, गिव मी 1 सेकंड। चलिए, होपफुली बस 5 more minutes. So a nucleus X decays by beta plus emission to a new nucleus of sodium 23.
स्टेट द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन द न्यूक्लियस एक्स। कैसे पता चलेगा? याद है बीटा प्लस में क्या होता है बेटा? न्यूक्लियस एक्स का आपको कुछ नहीं पता यहाँ पे क्या है और यहाँ पे क्या है, लेकिन आपको ये पता है कि बीटा प्लस एमिशन हुई है। बीटा प्लस एमिशन में क्या होता है? यहाँ होता है +1, यहाँ होता है 0। तो भाई जो सोडियम बना उसका तो पता है ना इन्फॉर्मेशन क्या है, 23 और 11। अब आप ये बताओ कि यहाँ क्या आएगा फिर, जहाँ मैंने क्वेश्चन मार्क डाले थे। इक्वेशन बैलेंस हो सकती है बड़े आराम से। यहाँ पे क्या आना चाहिए? 12 आना चाहिए ना, और यहाँ पे क्या आना चाहिए? 23 आना चाहिए ना। तो इसका मतलब क्या हुआ? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे 12 और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के लिए आप 23 - 12 कर दें और 11। डायरेक्ट 23 मत लिख देना, ये गलती बहुत कॉमन है, बहुत बच्चे करते हैं, ऐसा काम मत करना। 11 आपका आंसर आएगा। सो सवाल के लिए इक्वेशन बनाई पहले, बीटा प्लस डिके की, बीटा माइनस डिके की होती तो उसकी बना लेते, अल्फा की होती तो उसकी बना लेते, एंड देन ज्यादातर ये होता है कि आपको ये वाली साइड फाइंड आउट करनी होती है, बट इसमें ये एक्सेप्शन थी कि ये साइड गिवन थी और ये आपको निकालना था। एंड बाय द वे दिस इज नॉट एन, दिस इज Na, सोडियम। अच्छा, अब कह रहे हैं वन सिमिलैरिटी बिटवीन बीटा प्लस एंड बीटा माइनस पार्टिकल। देखो एक दूसरे के एंटी मैटर पार्टिकल है ना दोनों ही, तो उनका मास सेम होता है, मास सेम होगा। डिफरेंस क्या होगा? चार्ज ऑपोजिट होता है। डिफरेंस क्या होता है? ऑपोजिट चार्ज, बिकॉज दे आर मैटर एंड एंटी मैटर काउंटर पार्ट्स ऑफ ईच अदर। ठीक है। चार्ज का अगर आप ये भी बोल सकते थे कि चार्ज में सिमिलैरिटी भी तो है, उसमें +1 का चार्ज है तो उसमें -1 का चार्ज है, तो चार्ज का नेचर डिफरेंट है बट चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम है, ये बात भी लिख सकते हैं, राइट। और कंपोजिशन ऑफ अ मीजॉन। अब हमने दो तरह के हेड्रॉन्स पढ़े हैं, एक होता है बेरियन और एक होता है मीजॉन। याद है? सारी समरी बनाई थी बहुत अच्छी सी, अगर याद हो तो आओ जरा यहाँ पे देखो। इधर भाई पार्टिकल फिजिक्स, फैमिली ऑफ पार्टिकल्स पे बड़ी अच्छी समरी बनाई थी, ये बनाई। और इसको जरा डार्क में कर देते हैं ताकि जल्दी से देख सकें। हमने कहा था एवरीथिंग इज डिवाइडेड इनटू मैटर एंड एंटी मैटर, एंड देन यू हैव लेप्टॉन्स दैट आर फंडामेंटल पार्टिकल्स। उनकी दो एग्जांपल्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रिनोस। हेड्रॉन्स वो पार्टिकल्स हैं जो दे आर मेड अप ऑफ क्वार्क्स एंड दे आर अफेक्टेड बाय strong nuclear force. Hadrons are divided into two categories, baryons and mesons. Baryons are made up of 3 quarks, जैसे कि proton is made up of 2 up and 1 down quark, and neutron is made up of 1 up and 2 down quarks. Proton में 2 up और 1 down है, neutron में 1 down और 1 up और 2 down है, लेकिन तीनों quarks ही होते हैं इसमें। अब टोटल 6 फ्लेवर्स ऑफ quarks हैं, कोई से भी 3 हो सकते हैं किसी भी चीज के अंदर, लेकिन जो meson है वो जरा डिफरेंट है। उसके अंदर 2 होते हैं और एक quark होता है और एक एंटी क्वार्क होता है। एक क्वार्क होता है और एक एंटी क्वार्क होता है। जैसे एक पाई प्लस मीजॉन है आपका, अब पाई प्लस मीजॉन में क्या होता है? एक अप क्वार्क होता है, एक एंटी डाउन क्वार्क होता है। एक फाई मीजॉन है आपके पास, बहुत सारे डिफरेंट तरह के मीजॉन है, उसमें एक स्ट्रेंज क्वार्क है, एक एंटी स्ट्रेंज क्वार्क है। और अगर आपने देखा हो यहाँ पे तो बहुत सारे मीजॉन्स की एग्जांपल्स और बेरियंस की एग्जांपल राइट साइड पे लिस्टेड है। ठीक है, पाई प्लस भी है, पाई माइनस भी है, ठीक है, और फिर हेड्रॉन्स की बहुत सारी एग्जांपल्स भी हैं। तो ये आप इनके सिंबल्स वगैरह अगर आप चाहें तो याद कर सकते हैं, बट द 1 or 2 एग्जांपल्स दैट यू हैव लर्नड आर इनफ। कुछ चीजें नई नई ऐड हुई हैं, वो शुरू शुरू में बड़ी सिंपल ही पूछते हैं। सो यहाँ पे क्या लिखेंगे? कंसिस्ट ऑफ 1 क्वार्क एंड 1 एंटी क्वार्क। अगर पूछते भाई कि एक हेड्रॉन की क्या कॉम्पोजिशन है, किसी स्पेशल टाइप की नहीं, बस हेड्रॉन फैमिली की बात कर रहे हैं, तो मेड अप ऑफ 3 क्वार्क्स। अब वो कोई से भी 3 फ्लेवर हो सकते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की कॉम्पोजिशन आपको याद होनी चाहिए स्पेसिफिकली। एक दो मीजोन की भी याद कर लेना, जैसे पाई प्लस की और फाई की आपको लिखवाई है वो याद कर लेना। हेड्रॉन कंसिस्ट ऑफ 2 डाउन क्वार्क्स एंड अ चार्म क्वार्क। सो एक हेड्रॉन है, अ हेड्रॉन इज सम हेड्रॉन व्हिच वी डोंट नो अबाउट। कह रहे हैं डिटरमिन द चार्ज ऑन द हेड्रॉन। अब करना क्या होता है? इनका आपको जो चार्ज है बेटा वो याद रखना होता है। इनका जो चार्ज है ये आपको मेमोराइज करना होगा ना, ये मेमोराइज करने हैं। अब ये 6 तरह के क्वार्क हैं उनके फ्लेवर्स आपको, फ्लेवर्स के साथ उनके अगेंस्ट अगर आप 6 क्वार्क के चार्ज याद कर लोगे तो 6 एंटी क्वार्क के ऑटोमेटिकली उसके उल्टे होते हैं। तो अब उसमें क्या है, क्या दिया हुआ है आपको? मुझे तो नहीं याद, मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, मैंने याद ही नहीं किया आज तक, क्योंकि आई डोंट बिलीव इन मेमोराइजिंग। लेकिन ए लेवल ने कहा है कि आपने करने मेमोराइज, तो आपको करने हैं, आखिरी दिन अब है, कर लो, रट लो बैठ के। 2 डाउन क्वार्क्स, डाउन क्वार्क का क्या चार्ज है बेटे? देखो, -1/3e, 1/3e, not just -1/3 in terms of elementary charge लिख रहा हूँ, where e is 1.6 times 10 to the power -19। और चार्म क्वार्क का क्या है? +2/3e। ठीक है, इसका क्या है? तो भाई दो
2 मल्टीप्लाइड बाय -1/3e प्लस 2/3e, एक ही चार्म है। जब आप इसको करते हो ऐड तो आपके पास आंसर आता है 0e, तो चार्ज कूलम्स में भी हो गया 0। अब अगर लेट सपोज आया था 1 या 2 या 1/2 कुछ भी आता तो उसको आप 1.6 टाइम्स 10 टू द पावर -19 से मल्टीप्लाई करते थे, याद रखो। और चार्ज के साथ प्लस या माइनस की वैल्यू देते हैं, जो भी नेगेटिव या पॉजिटिव आ रहा होता है। लेकिन ई की वैल्यू प्लीज आपको पता होनी चाहिए और डेटा में गिवन होती है, बट यू शुड नो व्हाट इट इज एंड वेयर टू यूज इट। ठीक है जी, तो ये हो गया आपका पूरा सवाल, पूरा कंप्लीट पेपर। दिस इज डन। अली बेटा रिकॉर्डिंग आज ही अपलोड कर देना, फिर मैं कल यूट्यूब पे भी लगा दूंगा, थोड़ा मेरा भी फायदा हो जाए, बच्चे बैठ के देखेंगे इंशाल्लाह। चलें, ओके, दिस इज इट। कल इंशाल्लाह फेब मार्च वाला पेपर कर लेंगे, ठीक है। इसका सिंबल किसका, अली किसका सिंबल? कोई सिंबल नहीं है बेटा। यूनिट पूछ लो, यूनिट, आर यू आस्किंग अबाउट द यूनिट और सिंबल? कोई सिंबल, बहुत सारे हेड्रॉन है बेटा जिन पे चार्ज 0 होता है, बहुत सारे हेड्रॉन्स हैं। अब यहाँ से कोई सा भी हो सकता है इनमें से, यू डोंट हैव टू रिमेंबर एनीथिंग, बट यहाँ पे कोई आपको नजर आ रहा है? 2 डाउन क्वार्क और एक स्ट्रेंज वाला, ये रहा, ये देखो नजर आ रहा है ये वाला, इसकी बात हो, 2 डाउन, नहीं नहीं, उसमें 2 डाउन और एक चार्म है, सॉरी नहीं है वो यहाँ पे। So I don't know the symbol because I don't remember the name of all the hadrons in the world. There are many different types of hadrons and many different types of mesons. हमें सब उनकी फैमिलीज याद रखनी है, और आपको जो 2 एग्जांपल याद रखनी है उन पे मैंने टिक लगाया है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को याद रखें बस। ठीक है बेटा, तो कोई सिंबल विंबल नहीं आपको याद रखना है, कोई टेंशन नहीं लेने की जरूरत। चलें जी, ओके हो गया, खत्म हो गया पेपर। रिकॉर्डिंग अपलोड कर दो, फिर मुझे एक कंफर्मेशन दे देना कि सर मैंने अपलोड कर दिया, ठीक है। चले भाई, ओके, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।